हेलो बच्चों। तो आज शुरू कर रहे हैं हम लोग लेक्चर 4 सेंटर ऑफ मास। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस इजियर साइड के हैं। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है और ये भी जरूरी है क्वेश्चन करना। तो आप देखिएगा, अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को, शुरुआत करते हैं बिना कुछ सोचे समझे। ये पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि, और इसमें दो पार्ट हैं तो फर्स्ट एंड टू, मैं इसमें दो क्वेश्चन लिख लिया और इसके जो आंसर्स हैं, आंसर कर रहा हूँ, इसके जो लेवल्स हैं, ऐसे क्वेश्चन क्लास में कराया जाता है तो मैं इसको रखूंगा आज 50% के लेवल पे क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन होगा। ये दूसरा, एन इलास्टिक बॉल ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, a small particle of same mass m, elastic ball of mass m is suspended from the fixed point by inextensible string. Small ball is same mass m moving downward at angle 37 degree with vertical, hit the ball directly with the velocity v naught. ये v naught की स्पीड से हिट करता है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 4/5, अगर e की वैल्यू 4/5 है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर इंपैक्ट। इंपैक्ट के तुरंत बाद इलास्टिक बॉल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फिक्स पॉइंट बाय इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। यही बॉल है। जस्ट आप इसका स्पीड पूछ रहा है। ई की वैल्यू दिया गया 4/5। तो देखिए, जरूर क्लास में क्वेश्चन नहीं कराया गया होगा आपको। तो एक एक करके सोचेंगे। अच्छा ही है, 50% लेवल नहीं, आपको लगेगा कि ठीक ही है। ये सब तो करा ही गया होगा वैसे आपको। एक एक करके सोचेंगे। सबसे पहले इस बॉल को इसके पास लाएंगे। जब लाएंगे तो ऐसे बनेगा। ये जो बॉल है एम मास का, ये वाला जो इस पे फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में ऐसे लगाएगा एन, तो ये इस पे लगाएगा एन ऐसे। अब टक्कर के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो टेंशन, टक्कर की ड्यूरिंग यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा, टेंशन इंपल्सिव होगा, और वो जो टेंशन होगा वो इस एन के इस इंपल्स को बैलेंस करेगा, इस इंपल्स को बैलेंस करेगा, सो दैट इस बॉल के पास इस डायरेक्शन में स्पीड ना आए। तो इस बॉल के पास जो स्पीड आएगी टक्कर के बाद वो इस डायरेक्शन की होगी ऐसे भी। और इस बॉल के पास जो वेलोसिटी होगी, ये एंगल कितना था, 37 डिग्री था। ये एंगल था 37 डिग्री। ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि ये जो बॉल है, इस बॉल की वेलोसिटी थी इस तरीके से, तो इसके हम दो कंपोनेंट्स करेंगे। अच्छा, टक्कर होगा, एक बात बताइए, जब ये बॉल इसे से टकराएगा, जब ये बॉल इससे टकराएगा तो इम्पैक्ट ऐसे लगेगा, तो इसके बॉल में वेलोसिटी का जो चेंज आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, इसी में, क्योंकि इधर इम्पैक्ट लगेगा उधर चेंज आएगा। इसका मतलब इस बॉल के पास जो वेलोसिटी आएगी वो इसी डायरेक्शन में आएगी। तो मान लिया टक्कर के बाद ये बॉल इस डायरेक्शन में भागता है v2 के स्पीड से, रिवर्स होता है। तो जो v2 है वो इस बॉल की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, और इस बॉल के पास v की स्पीड आएगी, और जो एंगल आएगा ये वाला एंगल कितना होगा ये चेक कर लेते हैं, इसको आगे कर भगाएंगे। तो अगर ये 37 है तो ये कितना बनेगा, 53 डिग्री बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल से ये लाइन 53 बनाएगी, ये लाइन 53, तो दिस एंगल इज 53 डिग्री। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, चलिए इस सिस्टम की बात करते हैं। इस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो किस डायरेक्शन में कंजर्व होगा, एक्स के डायरेक्शन में कंजर्व हो जाएगा। द रीजन इज क्लियर। इस पूरे को जब सिस्टम बनाएंगे तो नॉर्मल डायरेक्शन ये और ये एन इंटरनल की तरफ से गायब हो जाएगा,
तो इस पूरे सिस्टम पे जो फोर्स होगा वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन का होगा। दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन में इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो आप एलएमसी यूज करेंगे, एलएमसी आप जो एलएमसी यूज करेंगे दिस वन इज इन एक्स डायरेक्शन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स डायरेक्शन में यूज करते हैं। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे, इसका मास m इनटू इस पार्टिकल के वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम, मोमेंटम एक्स में कंजर्व कर रहे हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप जरूर समझ रहे होगे यार, इसको क्या इतना ज्यादा एक्सप्लेन करना। तो ये भी नॉट और ये एंगल ये 37, तो एंगल क्या आएगा 53 डिग्री आएगी, दिस एंगल इज 53 डिग्री। तो आप क्या कहेंगे भी नॉट का कॉस 53, और इधर मैं प्लस मान के चल रहा हूँ, इस डायरेक्शन को मैं प्लस मान रहा हूँ। तो इनिशियल मोमेंटम इसके पास नहीं होगा, सिर्फ इसके पास होगा, तो आप लिखेंगे एम भी नॉट का कॉस 53, एम भी नॉट का कॉस 53 डिग्री। ये बन गया इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में इस पार्टिकल का, इसके पास कोई मोमेंटम नहीं है। आफ्टर कोलिजन इसके पास मोमेंटम इधर आ गया, मास सेम है, सेम मास, तो ये बनेगा m इंटू कैपिटल भी की वेलोसिटी भी एंड प्लस इस पार्टिकल का मोमेंटम अगेन इस डायरेक्शन में, अगेन इस डायरेक्शन में इधर। तो अब की बार जो मोमेंटम हुआ ये 53 डिग्री है, तभी क्या आएगा 53 डिग्री होगा। तो इस पार्टिकल का मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में इधर बन गया, तो लिखेंगे आप माइनस m v2 cos 53 डिग्री। ठीक है, तो ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम cos 53 डिग्री। अब m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 3/5, तो बनेगा 3 v नॉट अपन 5 इज इक्वल टू कैपिटल भी माइनस ये बनेगा 4 v2 अपन 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम लोग किसका इक्वेशन लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशन हमेशा कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन में लगाते हैं, ये मैं आपको कल बताया था। ये इम्पल्स के डायरेक्शन नहीं लगाते हैं, हमेशा कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन लगाते हैं। तो कॉमन नॉर्मल क्या है, ये है कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन, ये है, तो इस डायरेक्शन में लगाएंगे इम्पल्स इक्वेशन, इस डायरेक्शन में। तो ई कितना है 4/5, तो 4/5 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन v का cos 53 आएगा, v का cos 53, और ये v2 ऊपर को है, ये v2 ऊपर को है, तो बनेगा v cos 53 डिग्री और माइनस ऑफ v2, तो प्लस v2 हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में, क्योंकि v2 है और ये तो दोनों ही दूर जा रहे हैं, तो प्लस की तरफ से ऐड होगा, एंड डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच में ये रेस्ट पे था और ये इसकी तरफ v नॉट से आ रहा है, पूरा पूरा v नॉट से आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। इससे जो आपका इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा, ये आएगा आपका 3/5, तो 3v/5, तो 5v2 अपन 5v नॉट, 4/5, 3/5, तो 5v2 3v/5। ओके गॉट इट। अब आपको क्या करना है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इक्वेशन बनेगा 3v/5v2 इज इक्वल टू 4। और एक इक्वेशन था ये वाला, ये तो हो गया ना, एक ही है, तो 5 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इधर, तो ये बनेगा 3v नॉट 3v नॉट इधर जाएगा तो 5v, और ये 5 इधर आएगा तो -4v2। अब मुझे क्या चाहिए, हमें v2, हमें v की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया कि यहाँ से v2 निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से v2 की वैल्यू आपकी आएगी, यहीं सिलसिले से v2 की वैल्यू कितनी आएगी 4 - 3v/5, v2 4 - 3v/5, और इसको उठा के मैं यहाँ रखूंगा, तो बनेगा 3v नॉट इक्वल्स टू 5v -4, v2 की जगह पे 4 - 3v/5, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3v नॉट इज इक्वल टू 5v -16/5 और 4 3 12, 12v/5। अब एक काम करो, इसको इधर भेज दो, तो बनेगा 5 3 15, 15 और 16 कितना होता है
सॉरी, ये क्या था मतलब, ये 4 का टर्म्स कैसे आ गया? ये भी नॉट है ना, इधर जाएगा तो 4 भी नॉट बनेगा, ये 4 भी नॉट है बेसिकली, तो ये 4 भी नॉट है, तो इसको यही रहने दीजिए। अब आपको रखना था यहाँ पे 4, कहाँ पे क्या रखे थे आपने, इस V2 के यहाँ रखे, तो -4 और ये बनेगा भी नॉट, तो ये टर्म्स हो जाएगा आपका, देखते रहिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक तो वैसे ही मुझसे बहुत होता है। तो ये बनेगा 5 भी माइनस ये 4 चौको 16 भी नॉट अपान 5, और ये बनेगा 12 भी अपान 5, सही है। प्लीज चेक, 3 भी नॉट 5 भी 4 चौको 16 भी नॉट अपान 5 माइनस माइनस प्लस 12 भी, ठीक है। अब एक काम करो, इसको इधर भेज दो, तो 5 15 और 16, 15 और 16 कितना होता है 31 भी नॉट इज इक्वल टू, ये बनेगा 55 25 और 12, 25 और 12 ये बनेगा 7 3 37 भी, देन व्हाट विल बी भी, तो भी की जो वैल्यू आएगी इट इज 31 भी नॉट अपान 37। एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ ताकि कैलकुलेशन वेरीफाई हो जाए कि सही है कि नहीं। तो 11/34 भी नॉट आ रहा है, 27/34 भी नॉट, 27/34, आई थिंक फिर हम कहीं मिस्टेक्स कर रहे हैं, जस्ट वेट करना। ओके तो मुझसे समझ में आ गया, गलती यहाँ पे मैंने की थी। ये बनेगा 3/5, तो ये हो जाएगा आपका 3/5, तो 3v2/5 आएगा, ठीक है। इसके बाद ये टर्म्स जो बना था, ये बना था 3v/5, ये सब सही है। तो ये इस तरह हमारा लिखा था हमने इक्वेशंस को, 1 सेकेंड, तो ये क्या बनेगा, 5 इधर भेज दीजिए, तो ये बनेगा 3v0 इज इक्वल टू 5v माइनस 3v2, और ये जो इक्वेशन था कितना था 3v प्लस 5v2, 3v प्लस 5v2 इज इक्वल टू 4v0। ओके तो फिर यहां से हम v2 निकाल लिए, v2 की वैल्यू आ गई 4v0 माइनस 3v डिवाइड बाई 5, यहाँ से v2, और इस v2 को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो ये बनेगा 3v0 इज इक्वल टू 5v माइनस 3 इज टू 4v0 माइनस 3v अपान 5। चेक कर लेते हैं, तो ये बनेगा कितना 3v0 इक्वल्स टू 5v माइनस 4 3 12v0 अपान 5 प्लस 3 3 9v अपान 5। तो इसको अगर हम इधर भेजें तो 5 3 15 15 और 12 15 और 12 ये हो जाएगा 27v0, और ये बनेगा 55 25 और 9 34 भी। सॉल्व कर देंगे तो इससे जो भी की वैल्यू आएगी 27v0 डिवाइडेड बाई 34 आ जाएगी, और ये आंसर है फर्स्ट पार्ट का। पूछा गया था फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, इस इम्पैक्ट के बाद इसकी वेलोसिटी बताइए, तो भी आ गया हमारा, और ये हमारा आंसर है। अगर वो कहता है कि इस बॉल की स्पीड बताइए, दैट इज v2, और सॉल्व करने के बाद जो v2 आता है ना, v2 वो मैं बताता हूँ, वो आएगा v2 आई थिंक सॉल्व करने के बाद v2 आता है, कैलकुलेट करके देख लेना, आई थिंक v2 इज 11/34 v0 आएगा, बट हमारा आंसर ये है। ओके इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन था, डिटरमाइन द impulsive टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, कोलिजन के टाइम पे रस्सी के टेंशन का इम्पल्स कितना है ये बताना है। तो जो इम्पल्स अगर आपको निकालना है ना, तो इस पूरे सिस्टम का ही हेल्प ले लेंगे। अच्छा रस्सी का टेंशन की इम्पल्स निकालना है, और मैं चाह रहा था तो इसकी एबीडी बनाते हैं और आपसे दिमाग लगवाते हैं थोड़ा सा, इसकी एबीडी बनाते हैं, बॉल की सिर्फ एबीडी, अदरवाइज सिस्टम की एबीडी बनाओगे ना, सिस्टम की बनाओगे तो उसमें वाई के डायरेक्शन मोमेंटम चेंज जब दिखाओगे वाई के डायरेक्शन में, तो सीधे आंसर आ जाएगा, क्योंकि इंटरनल तरफ से गायब हो जाएगा, सिर्फ टी का इम्पल्स आएगा। तो बट उन दोनों, इसका भी वेलोसिटी लिखना पड़ेगा, इसका भी मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम लिखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा कुछ और सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाह रहा था कि इसका भी मोमेंटम
आप एकदम समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। देख इतना क्लियर है कि अगर आपको फिजिक्स आती है थोड़ी बहुत तो आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, अगर ठीक ठाक पढ़ाई किए हैं आप तो जरूर समझ में आएगी। अब इतना ज़्यादा इसको एलिब्रेट करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये करता सिस्टम अगर बना लेता तो सिर्फ टी एक्सटर्नल की तरफ से काम करता, टी एक्सटर्नल की तरफ से काम करता तो बीच का इंटरनल फोर्स नॉर्मल होता तो वो गायब हो जाता। बट जब मोमेंटम चेंज लिखता तो उसमें इसका मोमेंटम भी फाइनल इसका भी फाइनल लिखना पड़ता, दोनों का जोड़ना पड़ता, फिर आंसर आ जाता। बट स्टिल मैं सोच रहा था कि नहीं नहीं, कुछ हम ऐसा बताते हैं ना कि कम इक्वेशंस की जरूरत पड़े और तभी भी आंसर आपका है। तो मैंने ऐसे दिखाया, टी को मैंने ऐसे दिखाया, एन को मैंने ऐसे दिखा दिया, एन को मैंने ऐसे दिखा दिया, एन को मैंने ऐसे दिखा दिया। अब मुझे बताइए एंगल कितना है 53 डिग्री, एन का हॉरिजॉन्टल एंगल 53 डिग्री है, 53 डिग्री, दिस एंगल इज 53 डिग्री, दिस एंगल इज 53 डिग्री। मुझे बताइए अगर मैं इस एन के परपेंडिकुलर अगर मोमेंटम चेंज की बात करूं, एन के परपेंडिकुलर ऐसे इस पार्टिकल का मोमेंटम चेंज मैं एन के परपेंडिकुलर रखूं, इसके परपेंडिकुलर मोमेंटम चेंज, तो मोमेंटम चेंज किसके बेस होगा, इसी टेंशन के बेस पे होगा। इस एन की वजह से मोमेंटम चेंज नहीं होगा। इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो मोमेंटम चेंज है वो सिर्फ इस टी की वजह से आएगा, इस एन की वजह से नहीं आएगा। तो फिर एन को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो हम सिर्फ टी से ही हम आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इस डायरेक्शन में मोमेंटम इक्वेशन लिखेंगे। तो अगर ये एंगल 53 डिग्री है, 53 डिग्री, तो ये क्या बनेगा, दिस एंगल इज अगेन 53 डिग्री। समझ सकते हो क्यों, क्योंकि ये बनेगा 37, क्योंकि ये 90 है, ये 90 तो 53। फिर इधर मोमेंटम ये बनेगा t cos 53 डिग्री इज इक्वल टू इंटू डी टी, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में इस बॉल के पास फाइनल मोमेंटम कितना आएगा, तो इसकी वेलोसिटी भी थी ना इस डायरेक्शन में, भी थी, और ये एंगल कितना है 37 डिग्री है, 37 डिग्री है। तो इस बॉल का मोमेंटम इस डायरेक्शन में ये बनेगा m इंटू कैपिटल भी का cos 37 डिग्री माइनस इनिशियल मोमेंटम, इस बॉल के पास जीरो है क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट में था। तो यहां से बनेगा t dt इंटू कॉस 53, इट इज 3/5, ये बनेगा एम भी एंड 4/5। तो इससे टी डी टी का इम्पल्स, टेंशन का इम्पल्स मिल गया कितना 4/3 एम इंटू भी। तो 4/3 एम और भी की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखा है जो कि 27/34 है, 27/34 भी नॉट है। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो टी डी टी का इम्पल्स आएगा, टेंशन का इम्पल्स, वो हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन में के बाद मैं सीधे आंसर ही चेक कर लूँ, ये आना चाहिए 18/17 एम भी नॉट, 18/17। तो 3 9 27, 9 दूनी 18, 18 एम भी नॉट एंड डिवाइड बाई 17, और ये आपका क्या है आंसर है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो एकदम बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये आपकी क्लास में जरूर ही पढ़ाया गया होगा, इसके बिना टीचर्स आगे बिल्कुल नहीं बढ़ते। अगर एडवांस में पढ़ रहे हो तो आपको जरूर पढ़ाया गया होगा ना। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन करीब 60% के ही लेवल पे क्वेश्चन है, और आप इसको देखेंगे। एक बार क्वेश्चन को रीड करिए, ठीक है। तो देखिए a ball is projected from a point of horizontal plane so as to strike to a vertical wall at right angle A, मतलब इस वाले पॉइंट पे राइट एंगल पे बॉल टकराता है। आफ्टर रिबाउंडिंग फ्रॉम द वर्टिकल वॉल इट स्ट्राइक द हॉरिजॉन्टल प्लेन once and return to the point of projection just before the second collision at the horizontal surface. Find the coefficient of restitution for the two collisions, assuming it to be same for both collisions. अच्छा, कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताइए इन दोनों कोलिजन को, ये मानते हुए कि सेम है दोनों के लिए। अच्छा, ई की वैल्यू कितनी होगी आपको ये बताना है। तो और इस पे अगर परपेंडिकुलर टकरा रहा है, ये दूरी ए है,
ये वाला एंगल थीटा है, तो मैक्सिमम हाइट का रोल प्ले करेगा, एच इज मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अच्छा इसमें ना एक चीज मेंशन नहीं है कि फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कितना है सरफेस का। तो अगर नहीं मेंशन है तो डिफॉल्ट केस में हम इसको जीरो मानते हैं, अगर नहीं मेंशन है तो डिफॉल्ट केस में जीरो मानते हैं। चलिए मैक्सिमम हाइट एच है, तो इस एच और इस ए में आप चाहो तो इस यू और थीटा के साथ लिख सकते हो, एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, और ए बराबर आप क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी होता है रेंज, तो उसका आधा। मैक्सिमम हाइट में तो 2g आता है और ये रेंज का आधा है क्योंकि परपेंडिकुलर स्ट्राइक मार रहा है, तो आप ऐसे लिख लीजिए। अब चलिए सोचते हैं, जैसा जरूरत पड़ेगी वैसा लिखा जाएगा। अब जब ये इससे टकराएगा एंड रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जस्ट बिफोर सेकेंड कोलिजन के पहले आता है एट हॉरिजॉन्टल, द कोफिशिएंट ऑफ रोटेशन फॉर द टू कोलिजन एज्यूमिंग टू बी सेम बोथ कोलिजन। कह रहा है यहाँ का और यहाँ का ई की वैल्यू सेम है, तो इस u का कंपोनेंट कर देंगे। एक कंपोनेंट आएगा इसका क्या, u cos थीटा आएगा, और एक कंपोनेंट आएगा आपका u sin थीटा। जब ये यहाँ पे टक्कर मारेगा तो टक्कर मारने के बाद जो स्पीड होगी वो e टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाला टक्कर मार रहा है तो इसका e टाइम्स हो जाएगी, ये होता है e u cos थीटा। ये समझ गए होगे मैं कैसे बता रहा हूँ, इतना तो समझो ना यार कि ये आएगा, आपको आ रहा होगा। ठीक है, भी से टकरा रहा है तो रिबाउंड ई भी से होगा। तो अगर ये u cos थीटा है तो इससे टक्कर मारते समय अगर u cos थीटा पहले है तो टक्कर के बाद आएगा e u cos थीटा। अब ये जब बॉल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जब आएगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी। अच्छा यहाँ से टक्कर मारेगा और चूंकि इस यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी बस बदलेगी, हॉरिजॉन्टल अभी भी वही रहेगी। तो यहाँ पे आने के बाद जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी ना, ये देखना पड़ेगा ये कितना होगा। अच्छा एक बात बताएं, इस कोलिजन का असर, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो इस कोलिजन का असर सिर्फ हॉरिजॉन्टल हुआ है, हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन के वेलोसिटी में ये कोलिजन ने कोई भी इंपैक्ट नहीं दिखाया है, वर्टिकल डायरेक्शन के वेलोसिटी में कोई इंपैक्ट नहीं दिखाया है। दैट मीन्स जब ये पार्टिकल वापिस इससे टकरा रहा होगा तो टकराने के पहले इस पार्टिकल के वेलोसिटी u sin थीटा ही होगा, u sin थीटा ही होगा। बस क्या होगा, ये जो आएगा जब रिबाउंड होगा तो इसका e टाइम्स रिबाउंड होगा, तो e u sin थीटा से रिबाउंड होगा, sin थीटा से रिबाउंड होगा। और चूंकि इस कोलिजन में वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी अनअफेक्टेड रही है तो फिर ये टाइम और ये टाइम एग्जैक्टली सेम होगा। आपको क्लास से पढ़ाया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ना, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस से टकराता है ऐसे तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहती है। अगर ये वॉल नहीं रहता तभी भी वही आता, और जब वॉल है तभी भी वही आता। ठीक है ना, तो यहां से लेके यहां तक आने का टाइम तो मिल गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अच्छा इसके बाद मुझे ना क्या करना था, अब एक बात बताइए, ये दूरी कितनी आएगी, ये दूरी, अच्छा ये मैक्सिमम हाइट का है। अगर ये मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम है तो वापस यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम मैक्सिमम हाइट से वापस, तो ये जो टाइम होगा ना, अगर मैं कहूँ कि ए बी का टाइम कितना होगा, तो जो टाइम ऑफ ए बी होगा वो होगा u sin थीटा अपान जी होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा 2u sin अपान जी है, तो ये u sin अपान जी क्योंकि मैक्सिमम हाइट है। तो ये जो बी एन है, ये जो बी एन बनेगा ना, बी एन कुछ और नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी eu cos थीटा मल्टीप्लाई बाई ये वाला टाइम, दिस इज u sin थीटा अपान जी होगा। तो फिर ये bn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी आपकी e u का स्क्वायर sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपान जी, ये bn बन गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब आपको पता करना है कि ये वाला रेंज, ये रेंज कितना आएगा, ये रेंज, ये जो रेंज है ये बनेगा आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है ये है, ये यही रहेगी, वर्टिकल ये रहेगी, तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिस इज ई यू कॉस थीटा, और ये क्या है ई यू साइन थीटा। तो टक्कर के बाद जो ये स्पीड बनेगी
ये हो जाएगी ई यू हो जाएगी, और ये एंगल अभी भी क्या है, थीटा, क्योंकि हाँ ये यू साइन थीटा को आप इसे डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा आएगा, तो ये एंगल थीटा होना चाहिए, तो ये बन गया इससे इस तरीके से। अब ये पार्टिकल ऐसे गिरेगा, चलेगा, मतलब यहाँ पे ये थीटा है ना, तो ये भी तब थीटा ही रहेगा। समझ गए होगे आई थिंक, कैसे समझ में आया, एकदम समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये भी घटा है, ये भी घटा है, तो उसके हिसाब से ये थीटा तब फिर अनचेंज रह जाएगा। देख लो भाई, अगर अल्फा है तो टेन अल्फा क्या होगा, दिस अपॉन दिस, तो टेन अल्फा बराबर टेन थीटा, अल्फा बराबर थीटा। अब आपको ये रेंज निकालना पड़ेगा, ये रेंज इस स्पीड और इस थीटा से आ जाएगा, ये रेंज आएगा आपका, और यू यही बनेगा ना, यू का स्क्वायर साइन टू थीटा, यू ये है आपकी बात, तो ई यू का स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी, तो ये दूरी बन गया यहाँ से बी से लेके ओ तक, ये बी ओ है, बी ओ ये दूरी। अब मुझे बताइए इस दूरी को और इस दूरी को जोड़ दे तो क्या ए आ जाएगा, यस ए आ जाएगा, तो जोड़ते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, जोड़ दिया बी एन इस डिस्टेंस को, तो ये बनेगा ई यू का स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू ए। अब हमें एक भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ए के जगह पे हम ये डेटा रख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, तो ये लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई टू जी, ऐसे। अब क्या होगा, यहाँ से u का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से साइन टू थीटा का टर्म्स ये, और यहाँ से भी साइन टू थीटा, तो टू यहाँ पाएगा, इसे भी कट कर देगा, g के टर्म्स भी यहाँ से कट गए, तो फिर बचा क्या, ये बचेगा e का स्क्वायर, ये e का स्क्वायर बचा, बाकी तो कुछ नहीं है, इक्वल्स टू प्लस ये क्या बच रहा है, वन अपॉन टू, ये बच रहा है वन अपॉन टू ई, ये ई है ना, इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू, ये आ रहा है ना, ई स्क्वायर यहाँ पे ई अपॉन टू, और ये क्या है वन अपॉन टू, तो टू इधर भेज दीजिए, तो ये बनेगा टू ई का स्क्वायर प्लस ई माइनस वन बराबर जीरो। अब ई निकालना है, वही पूछा उन्होंने, तो लगा देंगे श्रीचार्य का फॉर्मूला, ई बराबर माइनस बी प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, चार दूनी आठ, आठ बन जाएगा अपान टू ए, और ए टू के बराबर है, तो यहाँ से आ गया 9 में से 3 में से एक गया 2, 2/2, दिस इज 1/2, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिकम्स 1/2 एंड दिस इज योर आंसर्स। तो आपने देखा कि ये भी एक ठीक क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन ये एडवांस में खूब आएंगे, ठीक है, 60% तक के लेवल के ना खूब आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है कि अ टीनी बॉल, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। A teeny ball of mass m is released from the state of rest over the large smooth sphere of mass capital M and radius r, इसका radius r है, which is at rest on the smooth horizontal surface, ये frictionless surface है. If the ball strikes the sphere perfectly inelastically, find their velocity after the collision. Collision के बाद उनकी velocity बताइए. Inelastically. The question is inelastically और stick में फर्क है. स्टिक करने का मतलब एकदम चिपक गया, स्टिक का मतलब चिपक गया, और इनइलास्टिक का मतलब है कि कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी बराबर हो गई, ई की वैल्यू जीरो होना. परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब है ई की वैल्यू जीरो होना, ई की वैल्यू जीरो होना. स्टिक का मतलब ई का भी जीरो हो गया और साथ में सरफेस के अलॉन्ग वाली वेलोसिटी जीरो हो गई, कॉमन नॉर्मल भी जीरो हुई और सरफेस के अलॉन्ग वाली भी जीरो हो गई, वो होता है स्टिक. या तो क्लास में आपको पढ़ाया गया और नहीं पढ़ाया गया होगा, तो सोचो जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ क्या. स्टिक का मतलब अगर ये ऐसे जा रहा है ऐसे और ऐसे टक्कर मार दिया तो ये वाला भी जीरो हो गया, इधर वाला भी बराबर हो गया, स्टिक कर गया ऐसे, तो ये वाला बराबर हो गया, ये नॉर्मल बराबर हो गया और ये वाला भी सरफेस के पैरेलल भी बराबर हो गया, ये स्टिक होता है. अब परफेक्टली स्टिक मतलब सिर्फ ये है कि ये वाला हर हाल में बराबर होना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर जो इम्पैक्ट का डायरेक्शन है
उसके अलॉन्ग बराबर होना चाहिए। अलॉन्ग बराबर हो या जरूरी नहीं है। फाइंड देयर वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, सोचते हैं। तो जब ये बॉल आके यहाँ पे टकराएगा तो टक्कर के जस्ट पहले इस बॉल की स्पीड होगी √2gh, √2gh टक्कर के पहले की वेलोसिटी होगी। अब टक्कर के बाद क्या होगा, टक्कर के बाद देखिए, टक्कर के बाद क्या होगा कि जब बॉल इससे टक्कर मारेगा ना तो इसको तो इधर ही भागना है, ये ऐसे रिबाउंड नहीं होगा। एक एक करके सोचेंगे, थोड़ा सा समझना बाकी है कि रिबाउंड होगा कि नहीं होगा। क्यों रिबाउंड हो गया बताओ। जब ये ऐसे जब इस पे टक्कर मारेगा ना, लार्ज देख रहा हूं, ये चीजें है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होती हैं, अदरवाइज क्या सोचेंगे समझ ही नहीं में आएगा। तो फ्रिक्शनलेस है तो इस ये जो पार्टिकल इंपैक्ट मारेगा इसके सेंटर से पास करेगा, सेंटर से ऐसे। दिस इज नॉर्मल डायरेक्शन। अब जब ये एन इंपल्सिव है तो यहां से एक N1 आएगा, N1 भी इंपल्सिव होगा, और ये N1 आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस एन। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये N1 इस एन से ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है, दोनों बराबर हो जाएंगे और इसके मोशन को इस डायरेक्शन में स्टॉप कर देंगे। तो इसके पास जो वेलोसिटी आएगी वो परपेंडिकुलर नहीं आएगी, आएगी तो बस इधर आएगी। तो इसके पास इधर की वेलोसिटी मैंने दिखा दिया ऐसे, एंड दिस इज टक्कर के बाद वेलोसिटी भी बोल दिया। तो टक्कर के बाद वेलोसिटी भी है, और ये जो पार्टिकल टकराया था यहाँ पे, तो यहाँ पे टक्कर मारेगा तो इम्पैक्ट ऐसे लगेगा, ऐसे एन ऐसे लगेगा इम्पैक्ट। जब एन ऐसे लगेगा, जितना एन इधर उतना एन उधर, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इसी डायरेक्शन में बदलेगी। मतलब ये जो √2gh है, ये जो √2gh, अच्छा एंगल भी निकाल लिया जाए, अगर मैं इसको इससे मिला दूं और ये ऐसे ट्रायंगल, तो r/2 है, ये है r, ये r होगा, ये r/2। अगर ये थीटा है तो आप लिखेंगे r cos थीटा इज इक्वल टू r/2, देन cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये एंगल बन गया 60 डिग्री, 60। अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60, दिस एंगल विल बी 60। ऊपर वाला 60 है, नहीं ये 60 आएगा ना, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ हो गया। ये ऐसे है ना, तो ये अगर थीटा है तो ये थीटा बनेगा ना, तो ये थीटा बनेगा, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, ऐसे ऐसे, तो ये बनेगा 60 डिग्री। ठीक, अब मुझे बताइए इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, जब ये पार्टिकल इसे टक्कर मारेगा तो इसकी स्पीड जो √2gh आ रही है, √2gh आ रही है, तो √2gh के कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे ना, क्योंकि इस पार्टिकल की वेलोसिटी सिर्फ इधर ही चेंज करेगी। तो ये है √2gh ऐसे, तो इस √2gh के कंपोनेंट्स करेंगे ऐसे। ये हमारा n का डायरेक्शन है, और n जो है, जो n है वो हॉरिजॉन्टल 60 बना रहा है, हॉरिजॉन्टल 60। ये एंगल क्या है 60 डिग्री, n का डायरेक्शन है, और n हॉरिजॉन्टल से, n का डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल से 60, हॉरिजॉन्टल से 60। अगर 60 हो तो एंगल क्या आएगा 30 डिग्री। तो इसके कंपोनेंट्स करेंगे, इधर का कंपोनेंट क्या आएगा, इट इज √2gh cos 30 डिग्री, और ये जो कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा √2gh sin 30, दैट मीन्स 1/2। अब इम्पैक्ट चूंकि लगा है ऐसे, लगा है ऐसे, ऐसे लगा है, तो ये वेलोसिटी अनचेंज रहेगी, अनचेंज रहेगी। हाँ, इसकी वेलोसिटी जो कि इस डायरेक्शन में बदल जाएगी। दैट मीन्स टक्कर के बाद क्या होगा आपका कि इसके पास एक वेलोसिटी ऐसे आएगी, दैट इज v1, और ये वाली वेलोसिटी तो ऐसे ही रहेगी, ये बनेगा gh/2, gh/2 ये बनेगी। इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी, मास दोनों का सेम है, नहीं इसका m, इसका कैपिटल M है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या किया जाए, अब बात करेंगे ना इस पूरे सिस्टम पे मोमेंटम कंजर्वेशन की। अच्छा, इस पूरे सिस्टम पे थोड़ा इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, एंगल की बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर ये नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना आएगा 60 डिग्री, ये सब सोचना पड़ेगा। ये
नॉर्मल हॉरिजॉन्टल 60, तो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल से यहाँ भी 60, और ये कितना आएगा 30 डिग्री। सही है। अब बताइए इसके और इसके सिस्टम पे अगर मैं जाऊं तो ये वाला एन इंटरनल की तरफ से गायब हो गया, और यहां से एक N1 आएगा, ऐसे N1 आएगा, नीचे फ्रिक्शन लेस सरफेस है, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। तो इनिशियली मोमेंटम सिस्टम का 0+0 था, LMC में यूज कर रहा हूँ, 0+0। पार्टिकल के पास मोमेंटम सिर्फ वाई में है, हॉरिजॉन्टल के मोमेंटम ही नहीं है, ये रुका हुआ था, ये वर्टिकली भाग रहा था। इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम इज 0 इक्वल टू फाइनल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम। तो इसके पास जो मोमेंटम बनेगा, इसके पास ये बनेगा माइनस कैपिटल M इंटू भी इधर, एंड प्लस उसके पास बनेगा स्मॉल m इंटू इस पार्टिकल का मोमेंटम इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो m इंटू इसका भी कंपोनेंट, इसका भी कंपोनेंट, तो ये बनेगा v1 cos 60 डिग्री प्लस रूट GH/2 इंटू cos 30, cos 30 बनेगा √3/2, ये बन गया। अब क्या करेंगे, यहां से आएगा एम भी इज इक्वल टू स्मॉल m v1/2, और ये है आपका प्लस रूट GH 3GH डिवाइडेड बाई ये 2 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये बनेगा 8। इसको थे इक्वेशन नंबर 1। अब आपको आंसर पाने के लिए आपको क्या निकालना है, भी निकालना है, तो आपको v1 चाहिए, बिना v1 निकले आंसर नहीं आएगा। तो एक इक्वेशन मोमेंटम का, और दूसरा उन्होंने कहा है कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। अरे यार, जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब ई की इक्वेशन लिख लेते हैं ना, स्टिक वाला, ई क्या बनेगा 0 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन ये v1 है, v1, और ये v है, v इधर है, v cos 60, तो सेपरेशन बनेगा v1 प्लस v cos 60 डिग्री बनेगा, एंड डिवाइडेड बाई अप्रोच। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कुछ भी लिखो, यहाँ पे अप्रोच को कुछ भी लिखिए, v ऑफ अप्रोच, जब ये इधर जाएगा तो 0 बना देगा, तो यहाँ से v1 की वैल्यू क्या प्रूफ हो क्या आ गई, -v/2, v1 और -v/2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, अब इस v1 को उठा के आप यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा mv, कैपिटल mv बराबर स्मॉल m इंटू v1/2, v1 का 2 करेंगे तो -v/4 बनेगा, तो -v/4 प्लस 3gh/8 √3gh/8। अभी बन गया इतना, आपको भी निकालना है ना, तो आप क्या करो 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो बनेगा 4mv बराबर -mv प्लस 4 इंटू √3gh/8। तो यहां से भी इधर भेजेंगे, तो भी बराबर आएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 4m प्लस स्मॉल m, 4m प्लस स्मॉल m इंटू √3gh/8। ये इसका आंसर है। एक बार आंसर वेरीफाई कर लें, इसका आंसर है स्फीयर भी बराबर m। तो एक काम किया गया था इसके अंदर, ये 4m है ना, नहीं इसमें 2m प्लस m का टर्म्स आंसर में आ रहा है, वेयर इज द प्रॉब्लम। एक बार और कैलकुलेशन में चेक करूं, ओके सही है कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये है 4 को बस अंदर भेजना था, तो ये आपका हो जाएगा। जब इस 4 को आप अंदर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 16, तो 8 दूनी 16, तो भी की वैल्यू आएगी √6gh डिवाइड बाई 4 कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और ये इसका, लेकिन इसमें m के टर्म्स क्यों नहीं आ रहा है, इसमें m भी है। अच्छा, ये m यहाँ पे है ना, तो ये -1 सेकेंड 4 इधर गुणा किया तो 4m भी -m भी
और ये स्मॉल एम यहाँ पे, ठीक है, 3GH स्मॉल एम, फिर ये इधर भेजा तो V कॉमन, ये स्मॉल एम का टर्म ऊपर बचा रहेगा, तो यहाँ पे स्मॉल एम का टर्म ऊपर बचा रहेगा, एंड दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन्स। तो ये स्फीयर की वेलोसिटी है, दिस इज स्फीयर, और जो बॉल है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? बॉल की जो वेलोसिटी है, वो बॉल ऐसे भाग रहा है ना इस तरीके से, उसकी ये जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? v1 है, v1, तो आप इसको लिखेंगे v1। अच्छा v1 लिखेंगे तो v1 बराबर क्या है? v1 जो है वो बराबर है -v/2, -v/2, दैट मीन्स उल्टा साइन आएगा ऐसे, दिस इज v/2, और साथ में इसके पास एक ये वेलोसिटी है, और ये हमने निकाला था कितना? ये निकाला था हमने gh/2, gh/2, तो बनेगा gh/2 का रूट। आप कोई पूछे इस बॉल की नेट वेलोसिटी, तो v नेट क्या बनेगा? इट इज स्क्वायरिंग कर दो, तो बनेगा √gh/2 एंड प्लस v/2 का होल स्क्वायर, तो बनेगा 1/4 इंटू v का स्क्वायर, और यहाँ से v का स्क्वायर निकाल लेंगे, तो बनेगा m का स्क्वायर 6gh डिवाइड बाई 4 कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। अब इसको सॉल्व करने की आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम इसी के टर्म्स में रहने देते हैं। दिस वन इज द आंसर ऑफ बॉल। ये बॉल की स्पीड आप समझ गए होंगे। इसके बाद आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आज का वो एक इजी क्वेश्चन है, और इसको हम 50% के लेवल पे ही रखेंगे। आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, देखते हैं। ओके तो देखिए, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज स्लिपिंग डाउन अ frictionless हेमिस्फेरिकल बाउल बॉडी ऑफ द मास m, इसका मास m है, and radius is capital R. The point object is tied to the wall with an ideal string as shown. At a certain instant, speed of the hemisphere is v, and its acceleration is a. Then speed vp and acceleration ap of the particles. इस पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के विषय में बताना है, जबकि ये an object of mass slipping down a smooth horizontal body of mass m, radius r, the point of object tied to the wall ideal spring at a certain instant, speed of the hemisphere is v. ओके इसकी स्पीड v और एक्सेलरेशन a है, तो बताइए इस पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है? ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो इसका मोशन बड़ा अजीब है, लेकिन इसका मोशन सर्कुलर हो सकता है इस स्फीयर पे। अगर ये स्फीयर रुक जाए तो आप इस स्फीयर के फ्रेम पे चले जाइए, इसे फ्रेम पे जाके जब आप इसको देखेंगे तो ये स्पीड भी आप उल्टा करके ऐसे देंगे, ऐसे भी बन गया। अब ये रुक गया है, और ये जो भी देंगे तो ये जो भी स्पीड देंगे वो भी इसको भी मिलेगा, ऐसे इस वॉल को भी मिल जाएगा भी के स्पीड। तो ये वाला जो पॉइंट है ना वो भी सीधर आता दिखेगा, आता दिखेगा। एक और चीज यार, रुकिए, तो जब इस पे, अच्छा इसकी वेलोसिटी इसके फ्रेम में, इसकी वेलोसिटी इस हेमिस्फीयर के फ्रेम में इस सरफेस के पैरेलल होगी ऐसे, इट इज वी आर। इस पार्टिकल की वेलोसिटी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस सरफेस के फ्रेम में इस सरफेस के पैरेलल होगी, और जब आप इस पे खड़े होके आप इसको देखेंगे तो आपको इस पार्टिकल की बस यही वेलोसिटी दिखेगी, बाकी कुछ नहीं दिखेगी। हाँ बस फर्क क्या पड़ेगा कि ये जो स्पीड भी है, इसकी स्पीड भी वो उल्टा होके इसको मिल जाएगी, क्योंकि ये पहले रेस्ट में था, और जब इस पे खड़े होंगे तो ये भी उल्टा होके ऐसे मिलेगी। तो आपको पता क्या लगेगा कि ये जो एंड है वो भी स्पीड से ऐसे आ रहा है, और ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, तो ये वी आर किसके बराबर होगा? 100% वी आर भी के बराबर होगा। समझ सकते हो कैसे? भाई ये जितना दूरी इधर तय करेगा
ये पार्टिकल भी उतना ही दूरी इधर तय करेगा। तो जो डिस्टेंस ए तय किया वही डिस्टेंस ए तय किया ताकि रस्सी टाइट रहे। तो जब डिस्टेंस टेबल सेम है तो स्पीड भी क्या आएगी, सेम आएगी। दैट मीन्स वी आर मस्ट बी इक्वल टू भी, ये होनी चाहिए। इसका मतलब कि वी आर भी के बराबर है। अभी तो आंसर आया नहीं, क्योंकि तो वी आर आया है ना। आपको क्या निकालना है, ग्राउंड फ्रेम में इसकी स्पीड। तो ग्राउंड फ्रेम में जो पार्टिकल एम है इसकी वेलोसिटी के लिए ये वी आर ऐसे लिखेंगे जो कि भी के बराबर है ये, और ये स्पीड इसके फ्रेम में है तो इसकी वेलोसिटी एज इट इज ऐसे ऐड कर दीजिए। तो ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। इस रिलेटिव वेलोसिटी में अगर मैं इस स्फीयर की वेलोसिटी एज इट इज ऐड कर दूं तो दोनों का रिजल्टेंट ग्राउंड फ्रेम में आएगी। और ये वाला एंगल 30 डिग्री है, 30। तो अब आगे भगाते हैं। तो ये 30 डिग्री है तो ये कितना आएगा, 30 आएगा, क्योंकि ये 90 है, ये पूरा 90 है 30, तो पूरा बनेगा 120। अगर ये 120 बन गया तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में आएगा। तो ये भी एंगल क्या बनेगा, 60 डिग्री, और ये भी बनेगा 60 डिग्री। तो जो पार्टिकल की नेट स्पीड है ये वीपी वो कुछ और नहीं, भी cos 60 का रिजल्टेंट। तो वीपी बिकम्स 2v cos 60 डिग्री। दैट मीन्स द पार्टिकल स्पीड इज नथिंग बट भी, उस स्टैंड पे भी हो जाएगी, जो कि आप देख रहे हैं कि ये सेकेंड पार्ट में दिख रहा है। आप पूछ रहा है बताइए इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन। अच्छा, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर आपको जानना है तो फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे और ग्राउंड के फ्रेम में एक्सेलरेशन जोड़ देंगे। तो मुझे बताइए, अगर आप इस पे खड़े हैं तो सर्कुलर मोशन में बस दो ही एक्सेलरेशन होता है, एक होता है रेडियल, एक होता है टेंजेंशियल। ठीक है। अच्छा, अगर इस फ्रेम से देख रहे हैं तो ये वाला पॉइंट की स्पीड भी देंगे तो एक्सेलरेशन भी तो उल्टा करके देंगे। दैट मीन्स, और ये पूरा रेस्ट पे है, अगर ये पूरा रेस्ट में है तो जितना डिस्टेंस ये तय करेगा उतना डिस्टेंस ये भी तय कर रहा है। दैट मीन्स भी और वी आर बराबर है, तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये बनेगा ए आर इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। और डी वी बाई डी टी कुछ और नहीं, डी वी बाई डी टी इस स्पीड का डिफरेंशिएशन यही तो है, ये बन गया ए के बराबर, ये बन गया ए के बराबर। अब जो इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल, यार ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है बेसिकली, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज टेंजेंशियल। तो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन का ए के बराबर होना चाहिए। तो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन टेंजेंशियल में ए के बराबर होना चाहिए। और अगर इसकी स्पीड भी है और ये इस ऑब्जर्वर के लिए सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर टुवर्ड द सेंटर। तो यहाँ क्या दिखाएंगे आप, वी स्क्वायर बाई आर टुवर्ड द सेंटर। लेकिन ये तो रिलेटिव एक्सेलरेशन है, इसके फ्रेम में है, आप चाहते हो ग्राउंड फ्रेम में निकालना, तो इसका एक्सेलरेशन जो ए है वो इसमें वेक्टर ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें ए को वेक्टर ऐड कर दीजिए। अब इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वही आपका आंसर बनेगा। अब एंगल निकालते हैं, ये 30 डिग्री है, दैट मीन्स ये एंगल क्या आएगा, 30 डिग्री। इसको आगे भगा दीजिए, ये क्या बनेगा 60 डिग्री, क्योंकि ये 90 है। आप क्या करेंगे, एक्स में कितना एक्सेलरेशन बनेगा, एक्स वाला, ये बनेगा एक्स वाला बनेगा आपका ये ए कॉस 60, ये ए कॉस 60 और इधर ए, तो ये ए कॉस 60 ए बाई 2, इस ए से कट करेगा तो इधर बनेगा ए बाई 2 प्लस इसका भी इधर कंप्यूट कर लिया, इसका इधर करेंगे तो बनेगा वी स्क्वायर बाई आर कॉस 30 रूट 3 बाई 2। और साथ में एक और इसका एक्सेलरेशन नीचे को आएगा, वो आएगा ए का साइन 60 और वी स्क्वायर बाई आर का साइन 60। तो ये रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा हमें, वी स्क्वायर बाई आर। अब इसको सॉल्व करके समझ में आएगा कि कितना आएगा। एक बार मैं चेक कर लूं, क्योंकि इसके फ्रेम में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो दो एक्सेलरेशन होगा, एक टेंजेंशियल एक रेडियल। तो टेंजेंशियल ए रेडियल वी स्क्वायर बाई आर, और साथ में ये एक्सेलरेशन इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसका रिजल्टेंट देखेंगे कि वो इनमें से क्या इसके बराबर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार मैं कैलकुलेट कर लूं फिर बताता हूं। ओके, तो ये हो गया। एक्चुअल में ये फोर्थ पार्ट भी मैच करेगा, देखो कैसे। देख कैसे, ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला कितना होगा, वर्टिकल वाला क्या होगा, ए का साइन 60 ए रूट 3 बाई 2 एंड वी स्क्वायर बाई आर का साइन 30 हाफ। अब नेट एक्सेलरेशन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का जब रूट करेंगे ना तो इसी में कन्वर्ट हो जाता है एक्सप्रेशन। अभी मैंने देखा है जो नेट एक्सेलरेशन आएगा आप उसको लिखेंगे ए ऑफ पार्टिकल नेट इज ए रूट 3
a√3/2 प्लस v²/2r का होल स्क्वायर प्लस a/2 प्लस v²/r √3/2 का होल स्क्वायर। और जब स्क्वायरिंग करेंगे ना, ये जब रूट लगाएंगे तो अलग अलग करके देखिए, अलग अलग करेंगे तो इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका फोर्थ भी सही है। अब आते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5वें पे आज का। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है ये आज का अगेन 60% लेवल का क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है बट बताते हैं। देखिए कह रहा है कि an inextensible string is passing over the light frictionless pulley. One end of the string is connected to the block of mass 4m, which is resting on a horizontal surface. To another end, a plate of mass m is attached and hanging in the air. अच्छा, इसका मास m है, इसका मास 4m है. One end of the string is connected to a block of mass 4m, which resting on the horizontal surface. To another end of plate of mass m is attached with hanging in the air. A particle of mass m is strike from above with the vertical velocity v naught. ये जो पार्टिकल है ना, ये m मास का, ये v naught की स्पीड से स्टिक टू द प्लेट, इस प्लेट से टकरा के स्टिक कर गया. कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द ब्लॉक ऑफ मास 4m. ये मैक्सिमम हाइट कितना स्ट्राइक, कितना ऊपर को जाएगा. तो चलिए क्या होगा इसमें, क्या होगा कि जैसे इससे स्ट्राइक करेगा ऐसे इम्पैक्ट मारेगा. इम्पैक्ट मारेगा तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे दिखाएगा, इम्पैक्ट फोर्स, और इस पे भी एन ऐसे लगेगा. लेकिन अब की बार जो टेंशन टी है यहाँ पे आएगा, वो एक इम्पल्सिव फोर्स बैलेंस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये टी इस एन के अपोजिट है, तो टी में भी, इस रस्सी में भी झटका आएगा, तो टेंशन भी इम्पल्स देगा. फिर यहाँ का भी टेंशन भी इम्पल्स देगा. अब क्या होगा कि दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी सेम हो जाएगी. फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से दिखने लगेगा इस समय पे कि यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है 2m, और ये नीचे को जा रहा है v की स्पीड से, और ये जो है इसकी स्पीड भी v हो जाएगी, क्योंकि रस्सी को टाइट रहना है, तो जो स्पीड इसकी होगी वही स्पीड इसकी, इसका मास 4m हो जाएगा. और ड्यूरिंग कोलिजन हम लोग नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस नहीं देखते हैं, तो mg वगैरह को नहीं देखेंगे. अब लिखेंगे इम्पल्स इक्वेशन. चलो इस पे लिखते हैं इम्पल्स इक्वेशन. तो टी इधर है. अच्छा, इसके अलावा भी आप इसको बताया जाता है, इस रस्सी को खोल के सीधा कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, रस्सी को सीधा करके सॉल्व कर दीजिए, आंसर एक ही लाइन में आ जाएगा. ठीक है, लेकिन द बेसिक अप्रोच इज टेक द हेल्प ऑफ इम्पल्स इक्वेशन. यहाँ लिखेंगे टी डी टी का इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इसका मोमेंटम 4m इंटू भी माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये रेस्ट पे था तो 0. अब लिखेंगे इस पे तो टी डी टी ऊपर की ओर है, इक्वल्स टू इसके सिस्टम पे, मैंने इसका सिस्टम लिया ऐसे, तो इस पे इनके बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इंटरनल की तरफ से गायब हो जाएगा, बस टी ही रहेगा. ऊपर की ओर पॉजिटिव देते हैं, ऊपर की ओर मैं पॉजिटिव एज्यूम कर रहा हूँ. तो टी डी टी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम सिस्टम का फाइनल मोमेंटम ये 2m है, तो माइनस 2m इंटू भी दिखाएंगे, क्योंकि नीचे का इसलिए मोमेंटम नीचे, माइनस इनिशियल मोमेंटम. इनिशियली इसके पास कोई मोमेंटम नहीं था, इनिशियली किसके पास मोमेंटम था, सिर्फ इसके पास था, वो नीचे को है, तो माइनस m इंटू भी नॉट कर दिया. क्वेश्चन नंबर 2. अब ये जो टी डी टी है उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो बन जाएगा 4m भी इज इक्वल टू माइनस 2m भी प्लस m भी नॉट. तो यहाँ से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी 4 2 6 भी नॉट अपान 6, ये v की वैल्यू मिल गई. तो टक्कर के बाद ये भी नॉट अपान 6 से ऊपर जाएगा और ये भी नॉट अपान 6 से नीचे आएगा. लेकिन इसमें होगा क्या कि इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, तो सिस्टम इस डायरेक्शन में एसिलेट करेगा, नीचे को एसिलेट करेगा, स्पीड ऊपर को है, तो फिर ये रिटार्ड होगा, तो स्पीड कहीं ना कहीं जाके 0 हो जाएगी. अब हमें एसिलरेशन निकालना पड़ेगा. तो अब ये पुली है, अब ये पुली वाला क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा कि अगर ऐसा दिया गया हो कि इसका मास 2m है और इसका मास 4m है, तो बताइए कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होता है. तो आप ऐसे दिखाते हो, पुलिंग फोर्स 2mg, यहाँ का पुलिंग फोर्स 4mg, तो नेट फोर्स रस्सी के डायरेक्शन में क्या है 4mg माइनस 2mg, 4mg माइनस 2mg बराबर टोटल मास 4m प्लस 2m दैट इज 6m इंटू एक्सेलरेशन. तो एक वैल्यू क्या आ गई
4 में से 2 गया, 2/6, 2/6, तो ये आएगा g/3। तो g/3 का एक्सेलरेशन मिल गया, g/3 का एक्सेलरेशन मिल गया, g/3 का एक्सेलरेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब कितना दूरी तक मूव करेगा, तो वेलोसिटी v0/6 है ना, और ये एक्सेलरेशन नीचे को एक्सेलरेशन है, समझ गए हो गए आप। तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है बट वेलोसिटी ऊपर की ओर है, तो जब तक स्पीड 0 नहीं होगी तब तक ये ऊपर को जाता रहेगा, फिर नीचे आएगा। तो अंतिम स्पीड 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये इनिशियल स्पीड है v0/6 का होल स्क्वायर -2a, ये बनेगा g/3 इंटू डिस्प्लेसमेंट x मान लिया। सॉल्व कर दीजिए तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी v0 का स्क्वायर और ये 3 का टर्म्स इधर आएगा, 3 का टर्म्स एंड डिवाइडेड बाई ये बनेगा 36 इंटू 2, तो 36 इंटू 2g, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी v0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 3 36 12 दूनी 24 24g। इतना डिस्टेंस वो ऊपर की ओर मूव करेगा। एक बार आंसर में वेरीफाई कर लूँ कि कितना दिया हुआ। v0²/24g, यस ये सही कह रहा है। तो आपने देखा कि मैंने कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, ठीक है, और एक सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन है 30% के लेवल पे है। अच्छा 30% का मतलब यहाँ क्या है बताता हूँ। 30% अगर आप इस के क्वेश्चन कर पा रहे हो, 30-40% कर पा रहे हो, तो हमें मान के चलते हैं कि आपकी जो रैंक एक्सपेक्टेड है वो 7000 6000 एक्सपेक्टेड है, ये मैं मान के चलता हूँ। The figure shows the position and velocity of the two particles. If the particle move under the mutual attraction of each other, then find the position of center of mass at t बराबर 1 सेकेंड। पहला क्या करना है आपको, वीडियो को पॉज करना है, तो सॉल्व करना है। आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो पूछा है कि फाइंड द पोजिशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ओके, चलो सेंटर ऑफ मास का सबसे पहले निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है, फिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, फिर इनिशियली वो किस पोजीशन पे है, तो मैं समझ सकता हूँ कि 1 सेकेंड पे वो किस पोजीशन पे होगा। तो देखो ये 2 है, ये कोऑर्डिनेट 8 है इसका, और क्वेश्चन में लिखा है कि म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स। म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। दैट मीन्स F बराबर MACM, दैट मीन्स ACM is 0। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं होगा। चलो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला है m1v1। m1 कितना है 1 kg का, v कितना है 3, तो 1 इंटू -3 लिखा क्योंकि इधर है, इसका भी मास 1 है लेकिन वेलोसिटी 5 है, तो 1 इंटू 5 लिखेंगे, ये +5 लिखा क्योंकि वेलोसिटी इधर है, डिवाइड बाई टोटल मास दैट इज 2, तो 5 - 3 इज 2/2 दैट इज 1। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है जो कि कांस्टेंट रहेगी बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। तो इसका मतलब यह है कि सेंटर ऑफ मास एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो 1 सेकेंड में सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेसमेंट लेगा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इज 1 एंड टाइम इज 1 सेकेंड, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हो गया 1। अब मुझे निकालना है कि सेंटर ऑफ मास का इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है। तो इनिशियल पोजीशन निकालने के लिए इधर कहीं ओरिजिन होगा दैट इज x बराबर 0, तो हम XCM निकालेंगे, इनिशियल पोजीशन सेंटर ऑफ मास का। m1 x1 प्लस m2 x2, m1 कितना है 1, x कितना है 2, m1 x1 प्लस m2 कितना है 1 और x कितना है 8, तो 1 इंटू 8 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 1 प्लस 1, तो ये 8 है 10 बाई 2 दैट इज 5। अब ये डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट है, दिस द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होता है, और इनिशियल क्या है 5 है and this is 1, then what is final 6 centimeters and this is 6 centimeter करो 6 meters and this is answer।
तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया। सबसे पहला काम, नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 होगा, दैट दैट्स मीन्स सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। इससे मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद डेल्टा एक्स फाइनल माइनस इनिशियल आंसर। The next question is this one. कह रहा है two ball of equal masses are projected upward simultaneously। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है 40% के लेवल पे है। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है ना। Two ball of equal masses projected from upward simultaneously, one from the ground with speed इतना, एक को आपने ग्राउंड से फेंका है 50 मीटर पर सेकेंड से, एंड अदर इज 40 मीटर हाई टावर विथ इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स। तो एक टावर आप बना लीजिए यहाँ पे, और इस टावर से आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड से, एंड टावर की जो हाइट थी 40 मीटर थी। पूछ क्या रहा, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय देयर सेंटर ऑफ मास। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मैकेनिक्स एक ऐसे चैप्टर्स है जो जेईई एडवांस के लिए के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो चैप्टर्स आपके अच्छे हो जाते हैं, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन, तो मान के चलो कि 11th की फिजिक्स आप कंट्रोल कर रहे हो। तो 11th की फिजिक्स को कंट्रोल करना है तो क्लियरली स्पीकिंग सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मैकेनिक्स आपके कंट्रोल्स में होना चाहिए। पूरी 11th फिजिक्स, नॉट ओनली मैकेनिक्स बट ऑल्सो अदर पार्ट, ठीक है, वो भी आपके कंट्रोल्स में होंगे। तो ठीक है, फाइंड द हाइट अटेंड बाय देयर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से कितनी हाइट अटेंड किया, इस हम एक एक बात को समझेंगे जरा सा, क्योंकि हो सकता है कि ये पार्टिकल ऊपर जाए फिर नीचे को आ जाए और टकरा जाए तब तक कि ऊपर की ओर जाए। ये बात थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कौन कब, मतलब मौसम को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो सबसे पहला काम है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाला जाए। दोनों का मास सेम है, फिर बाद में एनालिसिस करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी VCM है वो 50 इंटू एम, क्योंकि मास m मान लिया, प्लस इसकी वेलोसिटी है 30 इंटू उसका भी मास m है, एंड डिवाइड बाई 2m। इसकी वैल्यू आ गई 50 30 80 बाई 2 40 मीटर पर सेकेंड। तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन की बात करते हैं। सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो g के ही बराबर है, क्योंकि मास m है। एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों ही पार्टिकल फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो m1 a1 g माइनस साइन, क्योंकि g नीचे को है, फिर प्लस m इंटू अगेन माइनस g एंड डिवाइड बाई 2m, इससे वैल्यू आ गई माइनस g। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास फ्री फॉल कर रहा है, एक्सेलरेशन माइनस g से, और सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है। तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास इनिशियल की इस पोजीशन पे, देखिए सेंटर ऑफ मास इनिशियली बीच में होगा, क्योंकि इसका मास और इसका मास सेम है, तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में होगा। दैट मीन्स 20 मीटर की दूरी पे होगा। इनिशियली ये 20 मीटर की दूरी पे है सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40, एक्सेलरेशन क्या है g, तो कितना दूर और ऊपर जाएगा, तो तब तक सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा जब तक कि उनकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो v का स्क्वायर इक्वल्स टू u कितना है 40 का स्क्वायर माइनस 2, एक्सेलरेशन तो g ही है, दैट मीन्स 10 इंटू h1। इससे h1 की वैल्यू आ गई 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 20, एंड दिस वन इज द 80 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से 80 मीटर और ऊपर जाएगा, मैक्सिमम ऊपर। लेकिन ये आंसर तभी सही हो सकता है, तभी सही हो सकता है जब तक सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है, तब तक ये भी पार्टिकल हवा में हो और ये भी पार्टिकल हवा में हो, तभी जाके आंसर 100 मीटर
यहाँ से 100 मीटर की दूरी तभी सही हो सकती है, अदरवाइज नहीं सही होगी। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि एक्सेलरेशन बदल जाएगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, उसके बाद चीज़ें अलग आएंगी, तो हमें समझना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी जीरो होने में कितना टाइम लगा, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल 40 माइनस ए इंटू T1, इससे T1 क्या आ गया 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड में सेंटर ऑफ मास अपने मैक्सिमम हाइट पे होता अगर ये दोनों ही पार्टिकल्स हवा में होते तो दोनों ही पार्टिकल का टाइम निकालते हैं। अच्छा, इस पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, इस पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 50 वाले का, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u/g, तो यहाँ से गया फिर वापस आ गया यहीं पे, तो 2u/g, ये आ गया 10 सेकेंड, और ये 4 सेकेंड से ज़्यादा है, मतलब अभी भी ये पार्टिकल हवा में ही रहेगा तब तक ये मैक्सिमम हाइट हो गया। सेम इसकी भी से बात करनी कि ये पार्टिकल कितने समय तक हवा में रहेगा, तो इस पार्टिकल को यहाँ से सिर्फ यहीं तक आने में 6 सेकंड लगेगा, फिर 2u/g लगाओ, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम 2u/g, दैट इज 6 सेकेंड, तो ये पार्टिकल यहाँ तक तो 6 सेकंड लगा, बाद में नीचे भी आएगा तो और भी टाइम लगेगा। इसका मतलब दोनों ही पार्टिकल्स अभी हवा में ही है, तब तक सेंटर ऑफ मास कहाँ पहुंच गया, ऊपर मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है, उसके बाद सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा। तो कोई पूछे कि सेंटर ऑफ मास ने मैक्सिमम कितनी दूरी तय की ग्राउंड से, मैक्सिमम किस हाइट पे है, तो जो मैक्सिमम हाइट h आएगा नथिंग बट 80 + 20, तो h इज नथिंग बट 80 + 20, आंसर इज 100 मीटर्स, एंड दिस इज आंसर। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, ठीक है, और थोड़ी सी एनालिसिस की इस बात को समझने के लिए कि क्या हो रहा है। ओके, ना इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए। A body is thrown vertically upward from the ground with velocity 10 meter per second. If coefficient of restitution of the ground is 1/2, find the total distance traveled by the time it almost stop. टाइम एलिप्स। अब ये PYQ का क्वेश्चन है और ये आपका 40% के लेवल पे है, तो ये PYQ का क्वेश्चन है, 40% के लेवल पे अटेम्प्ट करता है। आपको करना है क्या, वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, तो ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1/2, find the total distance traveled by the time it always stop. Time ellipse. After the ball has been thrown, when it is the subsequent maximum height for the third time. Time ellipsed when it is at subsequent maximum height for the third time. Okay, go. पहले पार्ट पे आता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम इट ऑलमोस्ट स्टॉप, ये पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो, इस पार्टिकल जब यहाँ से आप फेंकोगे ना तो पार्टिकल ऊपर जाएगा और फिर ऐसे आके टक्कर मारेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम होगा, अगर ये स्पीड u है तो ये जो टाइम होगा दैट इज 2u/g। तो ये पहली बार जब इससे टक्कर मारेगा तो जो टाइम t1 आएगा दैट इज 2u/g बनेगा, लेकिन जैसे ये टक्कर मार के रिबाउंड होगा तो इसकी स्पीड, पहले स्पीड u थी, टक्कर मारने के बाद e टाइम्स ऑफ u हो जाएगी, e टाइम्स ऑफ u हो जाएगी। ये आपको बताया जा चुका होगा कि अगर ये ग्राउंड है और एक पार्टिकल्स को आप यहाँ से फेंक रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो, और अगर ये पार्टिकल जाके वापस इससे टक्कर मार रहा है, तो अगर ये स्पीड u है तो टक्कर के बाद जब रिबाउंड होगा तो स्पीड u हो जाएगा और फिर ये वापस ऐसे लौटेगा। साथ में ये बताया गया अगर ये हाइट h है तो पहले टक्कर के बाद दूसरा हाइट अटेंड करेगा, दैट इज नथिंग बट E² h होता है। ये आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर स्पीड u से जा रहा है तो वापिस जब लौट के टक्कर मारेगा तो टक्कर मारने के बाद उसकी स्पीड e टाइम्स ऑफ u हो जाएगी, और अगर h हाइट से आ रहा है तो टक्कर मारने के बाद तो दोबारा रिबाउंड होगा, वो E² h होगा, पहले की हाइट का E² टाइम्स। ओके, तो ये टाइम आ गया। अब हमें टोटल टाइम निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम ये बन गया दैट इज 2u/g, प्लस जब दोबारा टक्कर मार के ऊपर को जाके लौटेगा तो ये जो टाइम होगा ये होगा अगेन 2
यू यू, अब ये वाला यू लिखोगे ना, ये वाला यू, फिर 2u/g लिखोगे, लेकिन यू की जगह पे तुम टक्कर के बाद जो यू आया ना, ये लिखोगे, तो दैट इज EU/g। सिमिलरली ये दूसरे टक्कर के, ये जो टाइम है ये पहला वाला टाइम है, ये टाइम दूसरे टक्कर के बाद वाला है। अगला जो टाइम आएगा, अगला जो टाइम आएगा वो इसका अगेन ई टाइम्स, क्योंकि इससे टक्कर मारने के बाद जो स्पीड आएगी वो इसका ई टाइम्स हो जाएगी, इसका ई टाइम्स हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ E² U/g। ऐसे ही ये अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी चलेगा, क्योंकि वैल्यू जीरो कभी हो ही नहीं सकती है। E² U, E इज द पॉजिटिव क्वांटिटी, U इज द पॉजिटिव, कितना ही मल्टीप्लाई कर लोगे वो अप्रोचिंग जीरो जाएगी, बट एग्जैक्ट जीरो नहीं होगी। ओके, यहाँ पे AP बनता नजर आ रहा है, दैट इज 2u/g ब्रैकेट में 1 + e का स्क्वायर इन्फिनिटी। यहाँ से जो t आएगा दैट इज 2u/g ब्रैकेट में A/1 - r, और कॉमन रेशियो देखो e है, कॉमन रेशियो e है, तो बनेगा 1/1 - r, तो 1 - e बन जाएगा। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब कोई पूछे कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, वैल्यू, तो वैल्यू प्लेस कर दो। तो 2u कितना क्वेश्चन के अंदर है, देखो u इज 10, g 10 है, एंड 1 - e क्वेश्चन में 1/2 है, तो 1/2 रख दो। 10 से 10 कटेगा, ये आएगा 1/2, ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, एंड दिस इज 4 सेकेंड, और ये आंसर। तो इस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर बताया। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है, सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है क्वेश्चन में कि टाइम elapsed when it is at the subsequent maximum height for the third time। तो देखो ये वाला हाइट पहले वाला मैक्सिमम हाइट है, ये दूसरा वाला मैक्सिमम हाइट है, तो ये जो होगा ये तीसरा वाला मैक्सिमम हाइट होगा। अच्छा मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है एक्चुअली में, ऐसे 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 मोशन होगा, फेंका यहाँ से तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। उसी को मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सको, तो डायग्राम में दिखा सकता हूँ। तो ये हाइट अगर h है तो ये इस h का E² टाइम्स से होगा, E²h। अगर ये E²h है तो ये वाला हाइट इसका E² टाइम्स होगा, E² टाइम्स। इसका मतलब जो पहला हाइट है h1 अगर h है, तो दूसरा जो हाइट है वो E²h है। जो तीसरा हाइट होगा वो कुछ और नहीं, E² मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो E²/4h होगा। अब h निकालने के तुम्हारा आंसर आएगा, h कुछ और नहीं, ये दूरी है, तो यहाँ की स्पीड 0 कर दो, 0। इनिशियल स्पीड 10 है, तो v का स्क्वायर इक्वल्स टू u का स्क्वायर -2g इंटू h, तो इससे h की वैल्यू क्या आ गई 5, उठा के यहाँ पर रख दो। तो जो थर्ड टाइम हाइट आएगा e कितना है 1/2, तो 1/2 का क्यूब इंटू h इज 5, दिस इज 5/8 मीटर, एंड दिस इज योर आंसर। तो आप समझ रहे होंगे कि मैंने कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो तो आप जैसा कि देखे होंगे कि मैंने क्वेश्चन को ही गलत रीड कर दिया, उसमें डिस्टेंस केवल पूछ रहा था, मैंने टाइम निकाल लिया। यहाँ टाइम पूछ रहा था, मैंने डिस्टेंस निकाल लिया, तो सावधानी घटी, दुर्घटना घटी, पर ठीक है। अब ठीक है, अब हम लोग आंसर ना लिख के इसको, जो इसका एक्चुअल है, अब जो सही क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर ले जाए, बाकी मैं कोई चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये ABC ना लिख के इसको CD पार्ट बोल सकते हो, C&D कर सकते हो। सी क्वेश्चन क्या है, टोटल टाइम ट्रेवल बाई टिल स्टॉप, टोटल टाइम टेकन। एंड डी पार्ट के लिए क्या कह सकते हो कि थर्ड बार जो मैक्सिमम हाइट गया वो हाइट कितनी थी। बट चलो अब हम ओरिजिनल क्वेश्चन पे सॉल्व कर ही लेते हैं।
तो टोटल डिस्टेंस टेबल निकालना है ना, टोटल डिस्टेंस टेबल। तो पार्टिकल्स ऐसे था, h हाइट, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टोटल डिस्टेंस टेबल इज, ये होगा कैपिटल H, ये भी होगा कैपिटल H, तो बनेगा 2h। अच्छा ये क्या होगा, ई स्क्वायर एच, ये भी होगा ई स्क्वायर एच, तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ ई स्क्वायर एच। और अगला जो आएगा ट्वाइस ऑफ ई टू द पावर 4h प्लस अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस टेबल होगा, 2h कॉमन निकाल लो, और यहाँ पे 1 प्लस ई का स्क्वायर, ई का पावर 4 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो यहाँ से हो जाएगा 2h कॉमन रेसी ई स्क्वायर, तो 1 माइनस ई का स्क्वायर। तो 2 और h मैंने निकाल के रखा था अलग से, दैट वाज 5। तो ये है 5 है, एंड डिवाइड बाई 1 माइनस ई था 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2:5 एंड डिवाइड बाई 1/4, 4 इधर, तो 3/4 ऊपर को जाएगा, और इससे s की वैल्यू हो जाएगी 40/3 मीटर। तो इतना डिस्टेंस कवर किया, और ये आपका एक्चुअल में आंसर है ए पार्ट का। बी पार्ट में क्या रहा था कि कितना टाइम लगेगा जब वो तीसरे बार मैक्सिमम हाइट पे होगा, टाइम इलिप्स्ड when it is at a subsequent maximum height for the third time, ये टाइम। तो यहां से यहां तक आने का टाइम ये था 2u/g, प्लस यहां से यहां तक आने का टाइम ये था ट्वाइस ऑफ EU/g, और यहां से वापिस यहां तक आने का टाइम था ट्वाइस ऑफ E²U/g, ट्वाइस करता यहाँ से यहाँ तक आने, लेकिन यहीं तक जाना है, अगर यहीं तक जाना है तो ट्वाइस हटा देंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब वैल्यू प्लेस कर दो आंसर पाने के लिए। u कितना है क्वेश्चन के अंदर, u है क्वेश्चन के अंदर 10, तो u की जगह पे 10 रखो, तो ये 10/10 10/10 10/10 कट गया, तो पूरी वैल्यू हो गई 2 कॉमन, ये आएगा 1 प्लस ई का स्क्वायर आएगा ना, देखो 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 ई, सॉरी या ऐसे ही रहने दो कोई बात नहीं, 2 प्लस 2e, 2 प्लस 2e प्लस ई का स्क्वायर, तो ये 2 रहने दो, और e 1/2 है, तो 1/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 1/2, तो 1/4 हो जाएगा, तो ये 3 है, तो आ गया 3.25 सेकेंड, एंड दिस इज द आंसर ऑफ बी पार्ट। आपने देखा। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस था 2, ये था 3rd, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 40% के ही लेवल पे है। कह रहा है कि a bullet of mass m strike an obstructions and deviate off by 60 to its original direction। मतलब ये जा रहा था इस तरीके से, और ऐसे जा रहा था, और इस तरीके से डेविएट हो गया, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। इसको बेटर होगा ना तो ऐसे दिखा दो, इस तरीके से ग्राउंड दिखा दो, कहो कि बॉल ऐसे आया और टक्कर मार के ऐसे चला गया, बस। और ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है। दिख नहीं रहा वैसा, बट कोई बात नहीं, बना लिया। इफ इट स्पीड ऑल्सो चेंज फ्रॉम u to v, ये स्पीड u है और ये स्पीड v है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स एक्टिंग ऑन द बुलेट। बुलेट पे कितना इम्पल्स काम कर रहा है। तो इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम निकालना है, तो देखो एक वेक्टर u ये है, ये है v वेक्टर, तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये है u वेक्टर और ये है v वेक्टर। देखो इसको आगे बढ़ा दो, पैरेलल शिफ्टिंग, u वेक्टर ऐसा, v वेक्टर ऐसे है, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो डेल्टा p क्या होगा, डेल्टा p हो सकता है मास इंटू डेल्टा v, मास इंटू इम्पल्स जो है ये बनेगा मास इंटू डेल्टा v। तो ये वेलोसिटी का चेंज है ना, तो वेलोसिटी का चेंज का मैग्नीट्यूड आएगा वो कायदे से ये बनना चाहिए, दिस इज डेल्टा v, दिस इज डेल्टा v वेक्टर।
तो ये तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है भाई, इस वेक्टर में सी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों के बीच एंगल 60 दी गई है, तो डेल्टा भी का मैग्नीट्यूड आप आराम से निकाल सकते हो वेक्टर सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले से। तो डेल्टा भी इज नथिंग बट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, तो रूट ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab cos 60 डिग्री, तो cos 60 1/2, तो वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर माइनस u v, दिस इज डेल्टा v। अब इसको उठाकर तुम यहाँ पर रख दो, तो जो इम्पल्स आएगा आपका इम्पल्स, द इम्पल्स इज नथिंग बट m इंटू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस u v, एंड दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने इस क्वेश्चन को आपको बताया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है 24 kg प्रोजेक्टाइल फायर एट एंगल 53 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल स्पीड इतना, हाउ फॉर द पॉइंट ऑफ फायरिंग डज द सेकंड फ्रैगमेंट डाउन, हाउ मच एनर्जी हैज रिलीज ड्यूरिंग द एक्सपल्सन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग 50% के लेवल पर रखेंगे। ठीक है, और देखिए कह रहा है कि 24 kg प्रोजेक्टाइल इज फायर एट एंगल 53 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल विथ इनिशियल स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। एक प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोजेक्ट किया है, इनिशियल स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड और एंगल है 53 डिग्री, ऐसे आएगा। मास जो है 24 kg है। एट हाईएस्ट पॉइंट इन ट्रेजेक्टरी द प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड्स, हाईएस्ट पॉइंट पे ये दो फ्रेगमेंट्स में टूटता है, टू फ्रेगमेंट ऑफ इक्वल मासेस, मास आधा आधा होता है, 12 kg इसका एंड 12 kg इसका। द फर्स्ट ऑफ विच फॉल वर्टिकली विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी, जो एक है वो जीरो इनिशियल वेलोसिटी से गिर गया, तो यहाँ गिरेगा, तो ये थोड़ा सा आगे जाएगा, ये आपको क्लास में पढ़ाया ही गया होगा। हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फायरिंग डज द सेकेंड फ्रेगमेंट स्ट्राइक द ग्राउंड, ग्राउंड से कहाँ टकरा रहा है। अब एक चीज देखना इसमें, इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसको तुम सेंटर ऑफ मास के सहायता से करते हो, उसके मोशन के सहायता से करते हो, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट से है कि सेंटर ऑफ मास के सहायता से तुम इजीली तभी हैंडल कर पाते हो जब ये दोनों ही पार्टिकल एक साथ टकराए तो नहीं, अगर एक साथ नहीं टकराए तो क्या होगा। जैसे कि अच्छा एक एक कंडीशन है, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाद में समझेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, जब यहाँ पे एक्सपल्सन होगा, इसकी स्पीड 0 है, तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी भी स्पीड 0 है, वर्टिकल वाली स्पीड, वर्टिकल स्पीड 0 है, और इसकी भी वर्टिकल स्पीड 0 है, इसका तो हॉरिजॉन्टल भी 0 है। तो अगर दोनों का वर्टिकल स्पीड से सेम है, y में 0 है, तो y में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है भाई, इसको भी ग्राउंड से टकराने में इतनी दूरी तय करना और इसको भी ग्राउंड से टकराने में इतनी दूरी तय करना है, तो दोनों ही सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगे, ये तो मैं अच्छे से जान गया। इसका मतलब ये प्रोजेक्टाइल हो चाहे ये प्रोजेक्टाइल हो, दोनों ही सेम टाइम पे ग्राउंड पहुंचेंगे, मतलब ये जब यहाँ पे टक्कर मार रहा होगा एग्जैक्ट सेम टाइम पे ये यहाँ पे टक्कर मार रहा होगा, ये होगा सेम टाइम पे, और ये टक्कर मारे उसके पहले ये भी हवा में है और ये भी हवा में है। ओके, चलो अब हम बात करेंगे इसका मतलब, और एक्सपल्सन का असर सेंटर ऑफ मास के मोशन पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सपल्सन में इंटरनल फोर्सेस एक्ट करती हैं और उनका सम 0 होता है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन विल बी अनअफेक्टेड, बिकॉज एक्सपल्सन में जो भी फोर्स आ रहा है, ठीक है, वो नेट फोर्स 0 बन रहा है इंटरनल, और जो बाहर का फोर्स आ रहा है वो सिर्फ mg ही है। तो एक्सपल्सन के पहले भी पूरे सिस्टम पे mg का ही फोर्स काम कर रहा था, और एक्सपल्सन के बाद भी और एक्सपल्सन के ड्यूरिंग भी नेट फोर्स mg ही काम कर रहा है। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है अनअफेक्टेड रहेगा इस एक्सपल्सन में। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास, देखना
अगर ये यहाँ गिर रहा है और ये यहाँ गिर रहा है तो सेंटर ऑफ मास अपने मोशन को अनअफेक्टेड रखेगा, तो सेंटर ऑफ मास के मोशन पे कोई असर नहीं पड़ा। इसका मतलब जब दोनों पार्टिकल आपस में होंगे तो सेंटर ऑफ मास इस पे जा रहा होगा, और अगर नहीं एक्सप्लोजन होता तो ऐसे यहाँ गिरता सेंटर ऑफ मास। एक्सपल्सन हो गया तो सेंटर मास अभी भी यहीं गिरेगा, लेकिन ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा और ये पार्टिकल यहाँ चला जाएगा। तो पूछा ये दूरी बताओ। अच्छा, ये दूरी कुछ और नहीं, रेंज का हाफ है, रेंज का हाफ। तो सबसे पहला काम होगा हमें रेंज निकालना। रेंज होगा यू का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाई जी। ये रेंज आ गया। अब यहाँ से हम रेंज निकालते हैं, तो यहाँ से जो रेंज की वैल्यू आने वाली है दैट इज यू का स्क्वायर, यू का स्क्वायर साइन 2 थीटा, दिस इज 2 साइन 53 डिग्री इंटू कॉस 53 डिग्री। देखो ये इसे कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 दूनी 10। एक काम करो ना, इसको ऐसे ही रहने दो, 50 इंटू 5 इंटू 2, ये रहने दो। और ये साइन 53 होता है 4/5 और ये होता है 3/5। ये 5 इसे कट करेगा, ये 5 इसे कट करेगा। बार कैलकुलेशन देख लेना मेरा, तो ये 0 है, फिर 4 3 12 दूनी 24, 240 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास, अच्छा सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता है, आई थिंक आप समझ रहे हो कि बेसिक क्वेश्चन हर जगह पढ़ाया जाता है। तो एक्ससीएम इज नथिंग बट 240, तो आप यहाँ लगाएंगे 240, तो 240 इज इक्वल टू m1 मास 12 इंटू x1, x1 तो 120 पे गिरा, इसका हाफ 120 प्लस अगेन m1 x2 एंड डिवाइड बाई टोटल मास 24। बस इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से आएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 कट्टा इधर 480, और ये बनेगा 120 प्लस x2, देन व्हाट इज द x2? x2 इज नथिंग बट 0, 8 में से 2 गया 6, 4 में से गया 3, 360 मीटर। एंड दिस इज योर आंसर। तो ये आंसर है आपका फर्स्ट पार्ट का। तो पहला पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि ये 360 मीटर की दूरी पे ये पार्टिकल गिर रहा होगा। ओके ना, ये वाला गिरेगा। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में कुछ चीजें सोचेंगे हम लोग, इसमें एक थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे कि ये चीजें कब तक लग सकती है, कब नहीं लग सकती है, क्या क्या चीजें हैं, समझना पड़ेगा। बी पढ़ कर, हाउ मच एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एक्सपल्सन, इस एक्सपल्सन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो एक्सपल्सन के पहले कितनी एनर्जी थी और एक्सपल्सन के बाद कितनी एनर्जी थी, दोनों का जो चेंज है वही तो रिलीज होगा, वही तो एनर्जी रिलीज है। तो एक्सपल्सन के जस्ट पहले एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। टोटल मास क्या है 24, तो हाफ एम इन टू एक्सपल्सन यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी। तो अगर ये 50 है तो इसके कंपोनेंट्स कर देंगे, दिस इज 50 cos 53, तो cos 53 करेंगे तो आएगा 3/5, दैट मीन्स 30 मीटर पर सेकेंड। तो 50 cos 53 इज 3/5, तो 30 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सपल्सन के पहले लिखेंगे हाफ एम, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो एक्सपल्सन के पहले भी टॉप पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी जो कि 30 का स्क्वायर है। तो इससे मिल गया आपको काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है, दिस इज नथिंग बट 12 इंटू 30 का स्क्वायर। अब एक्सपल्सन की बाद की एनर्जी आपको लिखनी पड़ेगी, एक्सपल्सन की बाद की एनर्जी। तो एक्सपल्सन के बाद इसकी स्पीड तो 0 होगी, तो इसकी करंट 0 हो जाएगी, लेकिन इसकी स्पीड कितनी होगी ये निकालना पड़ेगा। तो एक्सपल्सन के बाद इसकी जो स्पीड है वो मान लो v2 हो जाता है। तो अब एक्सपल्सन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा क्योंकि सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, क्योंकि एक्सपल्सन का ड्यूरेशन बहुत कम होता है। dt इंटरवल के अंदर एक्सपल्सन हुआ, तो इतने कम टाइम में जो mg काम कर रहा है ना, उसकी वजह से इंपल्स में कोई चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि mg का इंपल्स होगा mg इंटू dt। सिंस dt इज वेरी वेरी स्मॉल, देन वी कैन से दैट कि देयर इज नो चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू mg इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल।
तो बहुत कम टाइम में mg की वजह से मोमेंटम चेंज नहीं करने वाला है, मतलब इम्पल्स mg की वजह से नेग्लिजिबल आने वाला है। तो हम एक्सपल्सन में mg की इफेक्ट को भूल जाएंगे। तो बाकी ये मोमेंटम के जो पार्ट्स हैं वो किसकी वजह से आया, वो इंटरनल जो फोर्स है उसकी वजह से आया। लेकिन मैं जानता हूँ कि इंटरनल फोर्स का सम 0 होता है, मोमेंटम विल बी कंजर्व, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से लगा दिया। तो 12 और 12 24, तो 24 इंटू एक्सपल्सन के पहले वेलोसिटी थी 30, तो 24 इंटू 30 ये मोमेंटम इनिशियल, एक्सपल्सन के बाद का मोमेंटम, इसका तो 0 हो जाएगा मोमेंटम क्योंकि स्पीड 0 हो जाता है, और इसका जो मोमेंटम आएगा 12 इंटू v2। सॉल्व करेंगे, इससे v2 की जो वैल्यू आएगी दैट इज 60 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, अब आपको निकालना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज हाफ, इसके पास तो कोई एनर्जी नहीं है क्योंकि स्पीड 0 है, तो जो एनर्जी है इस 12 के इसके आगे वाले के पास है, तो आप लिखेंगे हाफ m इंटू वी का स्क्वायर। वी कितना है 60, दिस इज 60 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 6 इंटू 60 का स्क्वायर। अब कितना हीट करा, कितनी एनर्जी डेवलप हुई, हाउ मच एनर्जी वाज रिलीज, जो एनर्जी डेवलप हुई, ठीक है, वो इन फाइनल एनर्जी ज्यादा होगी, इनिशियल एनर्जी कम होगी, तभी तो एनर्जी डेवलप हुई है। अंदर इंटरनल एनर्जी डेवलप हुई है, इंटरनल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम होगी, फाइनल एनर्जी ज्यादा होगी, तो इतना एनर्जी डेवलप हुई ड्यू टू एक्सपल्सन, ड्यू टू एक्सपल्सन। तो इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी इतनी है, तो 6 इंटू 60 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 30 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा, देखो मैं बताता हूँ। तो इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आता है दिस इज 10,800, 10,800 इतनी जूल एनर्जी डेवलप हुई। तो दिस इज आंसर ऑफ दिस पार्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप रीड कर लो। फाइंड द टेंशन स्ट्रिंग ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन। इसका जो लेवल है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आप 55% का लेवल है। अब आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और एक स्टैंडर्ड बेसिक क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए, the two masses A and B connected with inextensible string of length L lie on the smooth horizontal plane. Okay, A is given a velocity v meter per second along the ground perpendicular to the line AB. इस line AB के perpendicular. Find the tension during their subsequent motion. Okay, तो देखो टेंशन निकालना है, तो जब तुम इसको स्पीड दोगे ना, इसको स्पीड दोगे, तो जब ये ऐसे भागेगा, जब ये ऐसे भागेगा ना, तो इसमें टेंशन डेवलप हो जाएगा, तो ये भी भागेगा। तो इस पार्टिकल का मोशन, इस पार्टिकल का जो मोशन है वो एक कर्व लीनियर मोशन होगा, वो सर्कुलर मोशन तो होगा नहीं, एक कर्व लीनियर मोशन होगा। और कर्व लीनियर मोशन में हम इक्वेशन लिखना जानते नहीं है, हम लोग स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन लिखना जानते हैं, और सर्कुलर मोशन में आराम से लिख लेते हैं। बाकी जगह हम ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, बट हम उतना यूज करते नहीं है। बट ऐसी कई जगह आती है, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ऐसी इक्वेशन यूज करते हैं जब मोशन सर्कुलर ना हो तो। हालांकि वो उधर हम लोग कर भी चुके हैं सर्कुलर मोशन के लेक्चर्स के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसके मोशन को इसकी एबीडी बनाते हैं, दैट इज टी, इसको भी टी दिखाएंगे। अच्छा, ये टी एक नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, टी एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स है यहाँ पे। तो अगर ये टी नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस हैं तो इसके पास अचानक से वेलोसिटी तो अच्छा कुछ नहीं, छोड़ दो, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, और ये होगा a1 इज, ये इज नथिंग बट टी अपॉन एम, टी अपॉन एम, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेलरेशन आ गया टी अपॉन एम। अच्छा, कोई पूछे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो फोर्स तो टी है ना, तो टी अपॉन 2m कर दोगे, नो प्रॉब्लम है, बट उससे कुछ नहीं मिला, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन बराबर तो नहीं है ना, नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे पता है, इसके मोशन को इसके रिस्पेक्ट में सर्कुलर बनाने के लिए तुम इस पे खड़े हो जाओ,
और इस पे खड़े होके इसके मोशन को ऑब्जर्व करो। तो अगर तुम इस पे खड़े होके इसके मोशन को ऑब्जर्व करते हो तो इस फ्रेम से ये लगेगा कि इसका मोशन क्या है, एग्जैक्टली सर्कुलर है, एग्जैक्टली सर्कुलर है, सर्कुलर है। अच्छा, ये मेथड 1 मैं यूज कर रहा हूँ, मेथड 1। और अभी मेथड 2 में हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास अप्रोच। तो इसके फ्रेम से जब इसको देखोगे ना, तो ये तो रेस्ट पे आ गया, ये आ गया रेस्ट पे, दिस इज अंडर रेस्ट। और इस पार्टिकल की वेलोसिटी तो भी ही रहेगी, मास 2m है, लेकिन इस पे एक सूडो फोर्स काम करेगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन नीचे को है T/m। तो इस पे सूडो फोर्स काम करेगा ऊपर की ओर, इसका उल्टा करके ऐसे दोगे ना, तो ये तो T रहेगा ही, रियल फोर्स है, साथ पे इस पे एक सूडो फोर्स आएगा, और सूडो फोर्स आएगा 2m इंटू ए, मल्टीप्लाई कर दो। तो 2m में जब a मल्टीप्लाई करोगे तो 2m इंटू T/m, तो जब आप लिखोगे 2m इंटू T/m, तो ये हो जाएगा 2t। तो इससे जो सूडो फोर्स काम करेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2t। अब ये रेस्ट में आ गया, तो इस फ्रेम से देखने पे इस पार्टिकल का मोशन कंप्लीट सर्कुलर मोशन नजर आएगा, परफेक्ट सर्कुलर मोशन नजर आएगा। और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कहीं लिखा गया होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो इसके फ्रेम से देखने पे इसका मोशन सर्कुलर मोशन नजर आएगा। और सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना आएगा, 2t प्लस टी। तो 2t प्लस टी इज इक्वल टू इस पार्टिकल का मास दैट इज 2m इनटू v स्क्वायर बाई आर, आर ये दूरी है, दैट इज l। आई थिंक समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। इस फ्रेम से इसका मोशन प्योर सर्कुलर है, तो सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है। तो m किसके बराबर है, 2m के बराबर है, 2m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। ओके, तो यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी ना, दिस इज नथिंग बट 2m v स्क्वायर अपॉन 3:l, एंड दिस इज योर आंसर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मेथड 2, मेथड 2 जो है सेंटर ऑफ मास के अप्रोच का हेल्प है, COM। अच्छा, इस पूरे सिस्टम पे देखो नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है क्योंकि टेंशन इंटरनल तरफ से गायब हो जाएगा। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और अगर तो फिर हमें पता करना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। तो इस स्टैंड पे सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है कि यहाँ से कितनी दूरी पे है, तो अपने मन से मैंने क्या किया ना, ऐसे दिखाया, इसका मास m है, इसका मास 2m है, और मान लो सेंटर ऑफ मास ये है, ये है ओरिजिन, तो ये दूरी सेंटर ऑफ मास की दैट इज x। तो अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूँ, ओरिजिन, तो हम x को क्या लिखूंगा, x को m इंटू 0 प्लस 2m इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी l एंड डिवाइड बाई टोटल मास 3m, 2m प्लस m, इससे आ गया 12/3। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से 12/3 दूरी पे है। अब तुम देखो, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, देखो इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, तो m इंटू 0, और इसकी वेलोसिटी क्या है 2m इंटू v, तो आप लिखोगे 2m इंटू v डिवाइड बाई टोटल मास 3m। ये मिल गई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो सेंटर ऑफ मास पे अगर तुम खड़े हो जाते हो तो सेंटर ऑफ मास तो तुम्हें स्टेशनरी नजर आएगा उस स्टैंड पे, तो सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी नजर आएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है 2v/3। तो इसके फ्रेम से जब इसको देखोगे तो ये 2v/3 जो कि इधर है, इधर है, इधर है, इस डायरेक्शन में, वो रिवर्स होके ऐसे मिलेगा, ऐसे। तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इधर हो जाएगी 2v/3, और इसकी वेलोसिटी चूंकि v थी और सेंटर ऑफ मास का 2v/3 है, तो उल्टा होके ऐसे मिलेगा। तो v में से 2v/3 घटाओगे तो v/3 आएगा, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v/3, और ये है सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास आ गया है। तो क्या ये पूरा पूरा सिस्टम इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्योर सर्कुलर मोशन में नजर आएगा? यस, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इज अंडर रेस्ट। तो सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट में है तो ये दोनों ही पार्टिकल्स इसके अबाउट सेम ओमेगा से ऐसे घूम रहे होंगे, सेम ओमेगा से ऐसे घूम रहे होंगे, तो सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। तो किसी भी एक पार्टिकल पे मान लो यहाँ पे टेंशन है, दैट इज टी, रस्सी का टेंशन टी है, रस्सी का टेंशन टी, द रियल फोर्स ऑलवेज अनचेंज रहेगा, और सेंटर ऑफ मास के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इस पर कोई भी सूडो फोर्स काम करता नजर नहीं आएगा। तो इसका मास m है, तो आप क्या लिखोगे, टुवर्ड द सेंटर फोर्स इज t, तो t बराबर इस पार्टिकल का मास m इंटू v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर।
तो भी कितना है, 2v/3 है, तो 2v/3 सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में स्पीड 2v/m v²/r, और r ये दूरी है, और ये दूरी कितनी होगी, ये जो दूरी है x है, x कितना है 12/3, तो दिस इज 12/3। इसको सिंप्लीफाई कर दो, जैसे सिंप्लीफाई करोगे t की वैल्यू हो जाएगी 2m v²/3 एंड दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से देखा आपने कि मैंने एक क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। एक बार आप इस क्वेश्चन को दोबारा रीड करिए, पैटर्न तो एकदम सेम है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि मैं 50% के ही लेवल पे रखूंगा, आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ओके, तो देखिए कह रहा है कि द सिंपल पेंडुलम ए, एक सिंपल पेंडुलम ए है, मास एम ए एंड लेंथ एल, ये लेंथ एल है, मास इसका एम ए है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम द ट्रॉली बी ऑफ मास एम बी, इसका मास एम बी है। इफ द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एट थीटा बराबर 0, थीटा की वैल्यू 0, मतलब ये पार्टिकल्स ऐसे था और यहाँ से रिलीज कर दिया गया। डिटरमाइन द वेलोसिटी वी बी ऑफ द ट्रॉली एंड टेंशन दिस स्ट्रिंग व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। जब ये पार्टिकल्स ऐसे आता है ना यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जब आएगा ए, तो कंफर्म है कि इसमें टेंशन टी ऐसे होगा, तो इधर का टेंशन टी ऐसे होगा। जब इसमें टी ऐसे, इसमें टी ऐसे, तो टी ऐसे होगा, तो टी का एक कंपोनेंट इधर बनेगा जो कि इसको इधर भागेगा। तो इस ट्रॉली के पास एक वेलोसिटी आएगी, दैट इज लेट्स v, और इसके पास एक वेलोसिटी ऐसे होगी, दैट इज u। जब ये वर्टिकल कंडीशन पे आएगा, जब ऐसे घूमते हुए यहाँ पाएगा, तो ये स्पीड u ऐसे होगी और ये स्पीड v ऐसे होगी। आई थिंक आप समझ रहे होगे, ठीक है। क्योंकि ये रस्सी इसको इधर खींच रही, तो सर्कुलर में जाएगा, सर्कुलर नहीं बोलेंगे, मतलब ये इधर भागेगा, और इस रस्सी कंपोनेंट, रस्सी टेंशन ऐसे है तो उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि इसको आगे की ओर खींचेगा। ये कंडीशन है। डिटरमाइन द वेलोसिटी वी ऑफ द ट्रॉली एंड टेंशन स्ट्रिंग व्हेन थीटा इज 90। ट्रॉली मतलब आपको ये भी निकालना है, ये निकालना है, मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन दिस क्वेश्चन, दिस वैल्यू एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, रस्सी का टेंशन टी यहाँ का पता करना है। ओके, चूंकि हर जगह फ्रिक्शन लेस है, तो सिस्टम का मोमेंटम मैं क्या लिखूंगा, कंजर्व लिखूंगा। सिस्टम का मोमेंटम मैं कंजर्वेशन लगाऊंगा। सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, 0 है, हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 है, जो भी फोर्स है वर्टिकल है, mg वरे वर्टिकल्स है, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं है क्योंकि mg वरे वर्टिकल है, बाकी तो सारे फोर्सेस इंटरनल की तरफ से गायब हो जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं, तो फोर्स आएगा नहीं, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स ही नहीं है, तो मोमेंटम विल बी कंजर्व। इनिशियल मोमेंटम इज 0, एल एम सी यूज करने जा रहा हूँ। इनिशियल मोमेंटम 0 एंड फाइनल मोमेंटम इज, इसका मास एम बी है तो एम बी इंटू वी, तो एम बी इंटू वी, दिस इज द फाइनल मोमेंटम, माइनस इसका फाइनल मोमेंटम, ये बनेगा एम ए इंटू यू। ओके, यहाँ से u की वैल्यू सॉल्व होके आ गई एम बी भी अपान एम ए, ये आ गया u की वैल्यू। अब लगाएंगे एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क के नाम पे कौन वर्क करेगा, टेंशन तो वर्क के नाम पे वर्क करेगा नहीं, जो भी वर्क करेगा इसका mg वर्क करेगा, इस ट्रॉली का तो mg वर्क नहीं करेगा, क्यों, तो हॉरिजॉन्टल भाग रहा है। तो ये जो है ना mg, ये था पहले यहाँ पे और आ गया यहाँ पे, तो mg है डाउनवर्ड, एम ए इंटू जी है डाउनवर्ड, तो एम ए इंटू जी ने कितना बॉडम किया, तो एम ए इंटू जी इंटू ये चूंकि था यहाँ पे और आ गया यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट y में क्या हुआ, ये दूरी हुई, दैट इज l, इसमें मैं l मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन गया एम जी का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम में कौन है, एक ये और एक ये है, तो हाफ एम बी इंटू भी का स्क्वायर, इसकी क्वांटिटी मिल गई, इसकी अब इसकी निकालनी बाकी है, तो दैट इज हाफ एम ए इंटू यू का स्क्वायर। अब उन्होंने पूछा है भी की वैल्यू पूछा है, तो यू उठा के यहाँ पे रख दो,
तो यहाँ से मिलेगा एम ए इंटू जी एल इज हाफ एम बी इंटू वी का स्क्वायर प्लस हाफ एम ए इंटू इसका स्क्वायर, ये बनेगा एम बी का स्क्वायर इंटू वी का स्क्वायर डिवाइड बाई एम ए का स्क्वायर। तो ये इसे कट कर देगा। अब यहाँ से ट्वाइस का टर्म्स इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा, तो ट्वाइस एम ए जी इज टू एल बनेगा, और यहाँ से वी स्क्वायर एम बी इंटू वी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बनेगा 1 प्लस एम बी निकल गया, तो बनेगा एम बी अपान एम ए। बस अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा। जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे हमें भी की जो वैल्यू मिलती नजर आ रही है, दैट इज एम ए इधर आ जाओ, तो बनेगा ट्वाइस ऑफ एम ए का स्क्वायर जी इज टू एल, और एम बी का टर्म भी नीचे आएगा इनटू, और ये एम ए प्लस एम बी हो जाएगा, एम ए प्लस एम बी हो जाएगा, और इसका रूट बन जाएगा। एंड दिस इज योर आंसर द फर्स्ट पार्ट। तो इस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट किया। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको देखिए। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट के लिए कह रहा है कि रस्सी का टेंशन बताइए, रस्सी का टेंशन बताइए। तो देखो इस पार्टिकल का मोशन सर्कुलर बनाना पड़ेगा, तो सर्कुलर मोशन तब हो जाएगा होगा जब इस रस्सी का एक एंड रेस्ट पे आ जाए, तभी जाके इसका मोशन सर्कुलर हो पाएगा। तो इसके फ्रेम पे चले जाओ और इसके फ्रेम पे जाके इसके मोशन को ऑब्जर्व करो, सो दैट इसके फ्रेम पे जाओगे तो ये आ जाएगा रेस्ट पे। अगर ये रेस्ट पे आ गया तो इसके फ्रेम में इस पार्टिकल का मोशन सर्कुलर हो जाएगा। और एक बार सर्कुलर हो गया तो फिर मैं टुवर्ड द सेंटर नेट फोर्स एम बी स्क्वायर बाय आर लगा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, सेकेंड पार्ट के लिए ये ट्रॉली था इस तरीके से, यहीं पे मैं खड़ा हो गया। अब इस पार्टिकल के मोशन को मैं ऑब्जर्व करूंगा, तो ये स्पीड तो यू था, लेकिन इसके फ्रेम से खड़ा होकर इसको देखोगे तो इसकी स्पीड भी जो है वो भी उल्टा होकर ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। अब इसकी एबिडी में टेंशन टी यहाँ का ऐसे दिखेगा, इसका एम ए इंटू जी ऐसे दिखेगा, नो प्रॉब्लम आई थिंक। और इसके पास कोई भी एक्सेलरेशन इस स्टैंड पे नहीं है, इस स्टैंड पे इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि वाई में मोशन हो नहीं सकता, और जो भी फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो हॉरिजॉन्टल दिख ही नहीं रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये फ्रेम इस स्टैंड के लिए एक इनर्शियल फ्रेम है, और वहां से इसको देखने के बाद कोई भी सूडो फोर्स लगने वाला नहीं है, और इस पार्टिकल का मोशन इसके फ्रेम में सर्कुलर है। तो टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन लिखेंगे, तो टुवर्ड द सेंटर फोर्स बनेगा इस पार्टिकल पे टी माइनस एम ए इंटू जी, टी माइनस एम ए इंटू जी इज इक्वल टू एम ए इंटू एम भी स्क्वायर बाई आर, तो इसका मास एम ए और ये बनेगा यू प्लस भी का होल स्क्वायर अपान आर। तो यहाँ से टी की वैल्यू आएगी, दिस इज एम ए इंटू जी प्लस एम ए अपान एल इंटू यू प्लस भी। चलो यू प्लस भी करते हैं, तो यू प्लस जो भी आएगा ये यू है, तो यू प्लस भी कर लेते हैं, तो यू प्लस भी लिखो पहले, यहाँ पे लिख रहा हूँ यू प्लस भी। ओके, अब यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यू की जगह मैं इतना लिख सकता हूँ, इसको उठा के यहाँ पर रखो, तो यू की जगह पे तुम लिख सकते हो तुम एम बी भी अपान एम ए प्लस बी, यू प्लस बी आया था का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो टी इक्वस टू हो जाएगा एम ए इंटू जी प्लस एम ए अपान एल, और यहाँ से कॉमन पता क्या रहा है, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये बनेगा 1 प्लस एम बी अपान एम ए का होल स्क्वायर इंटू भी का स्क्वायर, और भी का स्क्वायर मैंने ये है, इसको ये वाली वैल्यू है, इसको स्क्वायरिंग कर दो, तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ एम ए का स्क्वायर जी एल डिवाइड बाई एम बी इंटू एम ए प्लस
एम बी। अब इसको सिंप्लीफाई करना बाकी रह गया, तो मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, ये फाइनली उसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये है दैट इज टी इज इक्वल टू 3 MEG प्लस ट्वाइस ऑफ MA का स्क्वायर G अपन MB, ये इसमें कन्वर्ट होगा। एक बार ना चेक कर लिया जाए इसका कन्वर्जन। ठीक है, अब कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक बार कर लें, क्योंकि थोड़ा सा ये टर्म दिख रहा है। तो यहाँ से मैंने क्या किया था, दिस वन, कैलकुलेशन चेक करो। ओके, तो मैंने कैलकुलेशन चेक कर लिया है, ठीक है। और ठीक है, ये पूरा पूरा पार्ट इसमें कन्वर्ट होता है, क्योंकि अभी मैंने इसको सॉल्व किया था वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो ओके, इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो ये है, अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं अगेन 45% के लेवल पे रखूंगा। क्वेश्चन का रीड करना है, वीडियो पॉज करना है, सॉल्व करना है। कह रहा है कि अ massive vertical wall is approaching a massive vertical wall approaching a man at speed of u. When it is a distance of 10 meters, the man threw a ball with speed 10 meters per second and angle 37, which after complete elastic rebound reaches the back directly into his hands. मतलब ये क्या करता है, एक बॉल को फेंकता है इस तरीके से, 10 मीटर पर सेकेंड से फेंकता है, एंगल 37 डिग्री से। आफ्टर इलास्टिक कोलिजन रिबाउंड बैक डायरेक्टली इनटू हिज हेड, फाइंड द वेलोसिटी u। ये दोबारा हाथ में आता है। अब एक क्वेश्चन है यार कि ऐसा क्या हुआ कि ये इससे टक्कर मारने के बाद इसी के हाथ में गया। तो तभी पॉसिबल है जब ये अपने पाथ को रिट्रेस करे, टक्कर मारने के बाद ये अपने पाथ को रिट्रेस करे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये इस पे परपेंडिकुलर टकराया होगा बेसिकली, ऐसे प्रोजेक्ट करने के बाद में ये इस पे ऐसे टकराएगा 90 पे, सो दैट टक्कर ऐसे लगे, फिर ये वापस ऐसे आ जाए, ये रहा होगा। अब एक एक करके हम बात को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ओके। अच्छा ये बताओ, अगर अब इस 10 का कंपोनेंट्स कर लेते हैं, इस 10 का, एक 10 cos 37 बनेगा, तो 10 cos 37 इज 4/5, दैट इज 8, एंड 10 sin 37 इज 6। इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 8 है, 8 है, ये है 10 मीटर। इसका मतलब कि, इसका मतलब ये हो गया कि जब ये इससे टक्कर मार रहा होगा तो एक्चुअली मैक्सिमम हाइट पे टक्कर मार रहा होगा, तो कुछ दूरी पहले ये होगा, मतलब ये 10 मीटर तब नहीं होगा, ये 10 मीटर पहले से होगा। जब टक्कर मार रहा होगा तब की बात तुम करो, ठीक है, तो वो 6 मीटर की दूरी आएगी, 10 की आएगी, ये 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, कंप्यूट कर लिया वेलोसिटी का। इसका मतलब पहले जो डिस्टेंस रहा होगा, वॉल कहीं इधर कहीं होगा, और ये डिस्टेंस 10 मीटर रहा होगा। इसके बाद क्या होगा कि वॉल ऐसे जाके यहां पाया होगा। अब कोलिजन क्वेश्चन में कह रहा है इलास्टिक है, कोलिजन क्वेश्चन में कह रहा है कि इलास्टिक है। सोचो, ओके, तो अब देखो, अब ये मैक्सिमम हाइट पे है कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। अभी ये क्वेश्चन मार्क है कि मैक्सिमम हाइट पे होगा कि नहीं होगा। इसको मैक्सिमम हाइट तो मत बोलो, ये तो मत बोलो, ये मत बोलो। अब समझते हैं कुछ चीज़ों को। एक काम करते हैं, अगर कोलिजन इलास्टिक है, अगर ये इससे टकरा रहा है, कोलिजन इलास्टिक है और ये पूरा फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रिक्शनलेस है। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है वॉल, तो वाई डायरेक्शन का मोशन अनअफेक्टेड रहेगा। इसका मतलब कि इस पार्टिकल को इससे टकराना
चाहे ऐसे टक्कर मार के ऐसे आए, इस पार्टिकल को इससे टकराना और वापस यहाँ पे आना का जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज नथिंग बट 2 वर्टिकल कंपोनेंट 6/g, दैट इज 1.2। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। मतलब बॉल को एक बार हवा से छूट गया, हवा में निकल गया, तो वापस हाथ में आने में टोटल 1.2 सेकंड लगना चाहिए। आई थिंक आप समझ रहे होगे, क्योंकि बॉल का मोशन जो वाई डायरेक्शन में है वो अनअफेक्टेड है, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब एक काम करते हैं ना, तो वॉल की फ्रेम पे जाते हैं। वॉल के फ्रेम पे जाके मैं क्वेश्चन को अब ऑब्जर्व करूंगा। तो अगर मैं वॉल पे ही खड़ा हो जाऊं और क्वेश्चन को देखूं, तो यहाँ पे जो बॉल को फेंका जा रहा है, तो बॉल की वर्टिकल स्पीड तो 6 होगी, लेकिन ये स्पीड u रिवर्स होके बॉल में लगेगा, बॉल में लगेगा। तो बॉल का ये वाला 8 है और ये वाला रिवर्स होके ऐसे लगेगा, तो 8 प्लस यू हो जाएगा। तो 8 प्लस यू, तो बॉल की स्पीड हो गई 8 प्लस यू। लेकिन ये जो पर्सन है यहाँ पे, वो भी तो अब यू स्पीड से भागता नजर आएगा इस फ्रेम से। वॉल के फ्रेम से देखोगे तो पर्सन जो कि रेस्ट में था, वो तुम्हारे तरफ यू से आता नजर आएगा। अब बॉल बॉल के साथ ये है, वॉल आ गया रेस्ट में। अब इस पर्सन का इनिशियल पोजीशन और वॉल की बीच दूरी कितनी है? 10 मीटर है। अब ये बॉल ऊपर की ओर जाएगा, फिर टक्कर मार के नीचे की ओर आएगा। अगर ये नीचे को यहां पाता है तो तब तक इसको यहां तक पहुंच जाना है, तभी जाके हाथ में आएगा। ओके, एक और, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कोलिजन में मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करेगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है और वॉल रेस्ट में है। तो इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये जो बॉल हॉरिजॉन्टली जिस स्पीड से टकरा रहा है, रिबाउंड भी उसी से होगा, क्योंकि वॉल रुका हुआ है। अगर वॉल रुका हुआ है, एक पत्थर टक्कर मारा इलास्टिकली, तो जिससे टकराएगा उसी स्पीड से रिबाउंड होगा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो 8 प्लस यू है, इससे टक्कर के बाद 8 प्लस यू इधर हो जाएगी। समझ रहे हो? अब समझना है मुझे, एक बात बताओ, जब ये पत्थर इससे टकराएगा तो टक्कर के बाद जब वापिस आएगा तो कितना टाइम बचा रहेगा? कितना टाइम बचा होगा उसके पास? कितना टाइम पत्थर ने हॉरिजॉन्टल दूरी तय की? तो टोटल टाइम कितना है? 1.2 सेकेंड है। तो 1.2 सेकेंड में से बॉल को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 8 प्लस यू और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 10 लेना है इनिशियली, तो 10/8 प्लस यू कर दिया। क्या इतना टाइम बॉल के पास होगा रिबाउंड होने के बाद? यस भाई, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो बॉल का है 1.2 सेकेंड है, और बॉल को यहां से इस वॉल तक जाने में जो टाइम लगा वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इतना टाइम लगा। तो इतना टाइम बॉल के पास बचा रहे, और इतने टाइम में बॉल ने उल्टा ये दूरी तय की, ये दूरी तय की, और रिवर्स जब हो रहा होगा तो भी उसकी स्पीड 8 प्लस यू होगी, क्योंकि जिससे टकराएगा उसी से रिबाउंड होगा, क्योंकि वॉल रेस्ट में है। क्योंकि वॉल रेस्ट में है, तो इससे मैंने 8 प्लस यू मल्टीप्लाई कर दिया। इससे मुझे क्या मिल गया? ये दूरी मिल गई, ये दूरी मिल गई। अब ये दूरी निकल जाए तो इसको इसमें जोड़ दूं तो 10 मीटर आ जाना चाहिए। अच्छा, इस दूरी को किसने तय किया? इस पर्सन ने तय किया। अब पर्सन ने कितने फिर से तय किया? यू से, तो यू इनटू पर्सन ने कितना टाइम लिया यहाँ से हाथ जाने में? जितने टाइम में बॉल यहाँ से यहाँ पाया उतने टाइम में यहाँ से यहाँ पाया है। मतलब बॉल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जितना लगा उतने टाइम में पर्सन आगे भागा। तो बॉल का जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 1.2 सेकेंड है। 1.2 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ पाएगा, तो यू में 1.2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डिस्टेंस ये मिल गया और ये डिस्टेंस ये मिल गया। दोनों का सम क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। सॉल्व कर दो। मैं सॉल्व कर चुका हूँ। जैसे इसको सॉल्व करोगे u की वैल्यू आती है 13/3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर।